का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजार में आखिरी कारोबारी घंटे का समय हो रहा है और 17,100 हाई के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो क्या होगी आपकी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, उस पर होगी डिटेल में बातचीत। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में अच्छी रिकवरी का मूड कायम। निफ्टी 17,100 के करीब पहुंचा। रिलायंस, ICICI बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो और बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी रौनक। CLSA के 2,970 के टारगेट से जोश में आज आया रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक करीब 3% उछला। CLSA की रिपोर्ट से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी आज दिखी तेजी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन फाइनेंस और बीमा शेयरों में जोरदार तेजी। 4% से ज्यादा उछाल के साथ HDFC AMC बना वायदा का टॉप गेनर। HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल में भी उछाल। और सरकारी बैंकों में भी आज लौटी खरीदारी। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स करीब 1% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में बढ़त। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई FMCG कंपनियों की फिक्र। ग्रामीण इलाकों में डिमांड घटने की आशंका से HUL, ब्रिटानिया और ITC में हल्की गिरावट। चलिए, मार्केट का आखिरी का 1.5 घंटे का एक्शन वो लेकर आपके सामने हम आए हैं। समय मैं अनुज, मेरे साथ हर्षदा और वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे। और मार्केट में इस समय फाइनली एक रिलीफ रैली जिसमें सेलिंग नहीं आई, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टिक गई। सुबह एक रिस्क लग रहा था जिस तरीके से निफ्टी नीचे आया था कि वापस सेम पैटर्न रिंस एंड रिपीट वाला प्ले आउट हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगुवाई में और रिलायंस, इन दो फैक्टर्स ने आज मार्केट की अच्छी मदद की है। थोड़ी नैरो रही मार्केट की रैली, लेकिन पिछले 1 घंटे में वापस थोड़ी ब्रॉड हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी। अब ये देखना है कि लास्ट के 1.5 घंटे में आज तक किस तरीके का मूड रहता है, क्योंकि निफ्टी में तो आधा मूव रिलायंस की वजह से, आधे से थोड़ा कम, कुछ टाइम तक ऑलमोस्ट आधा था। और बैंक निफ्टी फिर मजबूत है। सुबह हमने डिस्कशन की थी इस बारे में कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, लेकिन लास्ट का 1 घंटा काफ़ी अहम है और ऐसा लग रहा है आज मार्केट मूड में है अच्छी शॉर्ट कवरिंग। इनफैक्ट कल भी बात हो रही थी कि 17,100 के ऊपर चले जाएगा मार्केट तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा। आज लकीली उन लेवल्स को कंसिस्टेंटली मार्केट होल्ड कर पाया है, क्योंकि जब वो इनिशियल डे लो बना था 17,016 का और 11 बजे के आसपास जब हम खिलाड़ी नंबर 1 के जानकारों से भी बात कर रहे थे, डर यही था। पहला तेजी का कॉल आया, दूसरा देने से कतरा रहे थे कि सेकंड हाफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी दरअसल तेजी के फेवर में हुआ है। तो ये 17,100 पर अगर क्लोज आ जाता है तो क्या फिर और तेजी के हाथ जुड़ेंगे इस मार्केट में? देखिए हर्षदा, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट अब ये प्ले कर रहा है फेड के लिए, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट आपने प्राइसिंग कर लिया है। मार्केट एक प्ले कर रहा है कि कहीं पॉज अगर आ गया मान लो किसी कारण से, और इसके लिए मार्केट इसी तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आज और हो सकता है कल भी थोड़ी तेजी बनी रहे मार्केट में। अब वो जोन आ रहा है 17,075 से 17,150, जो कि एक सप्लाई जोन है। हमने सुबह डिस्कस किया था 17,000 की पुट और 17,100 की कॉल में भारी बिल्डअप है, ज़बरदस्त बिल्डअप है दोनों में। तो मुझे लग रहा है कि 17,150 से 17,200 तक एक निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगा। मैं पिछले 2-3 दिन में 17,211, 212 पर निफ्टी आकर रुका था। तो एक बार उस लेवल को देख लेते हैं, क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मान लीजिए कि ये काउंटर ट्रेंड रैली है और ये एक फेड के लिए आप प्ले कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस और ICICI बैंक ने जिस तरीके से मदद की है उससे काफ़ी हेल्प मिली है, खासतौर से रिलायंस ने आज जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। हमने ये कल डिस्कस किया था और आज सुबह भी डिस्कस किया था कि रिलायंस और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, कल ये दोनों स्टॉक घूमे। इन दोनों स्टॉक्स ने कल सपोर्ट किया और इससे एक कॉन्फिडेंस मिला। देखिए, जब कॉर्पोरेट बैंक्स में रैली आती है तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये एक रैली शायद सस्टेनेबल है। और कल इसीलिए आपको याद होगा कल इस शो में कल BTST भी सजेस्ट किया गया था एक्सिस बैंक पर, डीलर्स में जो डीलिंग रूम चेक था उसमें। और आज सुबह भी हमने ये डिस्कस किया था कि सुबह देखेंगे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और BTST ट्रेड खत्म होने के बाद किस तरीके से बिहेव करते हैं। उन्होंने आज वापस सहारा दिया और ये रैली जो है ना, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एक और चीज़ हमने सुबह डिस्कस की थी
कि FIS सेलिंग जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लार्जली अब निफ्टी में है। कल बैंक निफ्टी में सेलिंग बहुत कम हुई थी, सिर्फ 300 करोड़ की, निफ्टी में 1700 करोड़ की सेलिंग हुई थी। तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है मार्केट का, और फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बार बैंक निफ्टी फिर से। 40,000 लेकिन टफ होगा निकालना, क्योंकि 40,000 पर हैवी कॉल राइटिंग है। लेकिन अगर आपने एक रिलीफ रैली प्ले की है तो बैंक निफ्टी ने आज आपको अच्छा प्ले दिया, और खासतौर से फाइनेंशियल निफ्टी उसने बहुत अच्छा प्ले दिया आज वीकली एक्सपायरी वाले ने। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सेशन क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स पर आएंगे जरूर, लेकिन वायदे बाजार में किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है, वीरो उसकी हल्की सी झलक। हर्षदा भाई, आई थिंक अभी जो अनुज कह रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में बात, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अभी मैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल देखता हूँ, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा था, और पोस्ट 10th ऑफ मार्च इट्स अ फर्स्ट स्ट्राइक टू 10 डे में। तो मैं एग्जैक्टली देखने यही गया कि निफ्टी बैंक में और वहाँ पे जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो किस प्रकार का OI एडिशन देख रहे हैं। आज अगर आप बैंकिंग में देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप PSU बैंक्स में है, दैट्स कैनरा बैंक जो कि करीब करीब 5.7% OI बिल्डअप देख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.9% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 5.5%। ये 3 सरकारी बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। इसके बाद आती है बारी कोटक महिंद्रा बैंक 4.5%, लेकिन जो क्रक्स है ICICI बैंक वहाँ पे करीब करीब आज 3% का बिल्डअप है। तो यकीनन आज जो SBI को ले लीजिए, चाहे वो आप कोटक को लीजिए, चाहे वो ICICI बैंक को लीजिए, चाहे आप उस वक्त HDFC बैंक को लीजिए, वहाँ पे OI एडिशंस अच्छा है। और इस वक्त अगर आप देखें बैंक्स का OI एडिशन थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा है। उसके बाद कौन कौन से चंक थे इसमें, बैंक्स के बाद FMCG, इंडिया मार्ट, टाइटन और जुबिलेंट फूड्स, ये 3 स्टॉक्स FMCG बास्केट में। कल तक जुबिलेंट का जो पुल बैक था वो काफ़ी अगर आप देखें तो थोड़ा फीका लग रहा था, लेकिन आज इसमें 2.5% का बिल्डअप है। NBFCs में आज MFSL और M&M फाइनेंस और ICICI प्रू, ये 3 स्ट्रक्चर्स जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 4.6%, 7.3% और 6.3%। और केमिकल बास्केट में यहाँ पे नवीन फ्लोरिन और GNFC इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप विटनेस करते हुए। हर्षदा, या कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन आज ट्रेंड दरअसल तेजी का अच्छा खासा बना है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मजबूती की तरफ ही इशारा करिए। सुबह में करीब 2:1 था, उसी रेंज में इस समय वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का हाल है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये तेजी का ट्रेंड किन काउंटर्स ने आज दरअसल अपनाया है। अलग अलग पॉकेट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। रिलायंस की अगुवाई में लेकिन ये तेजी और मजबूत होती हुई 2.5% का इजाफा इधर। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में HDFC लाइफ 3.5% ऊपर, तो SBI लाइफ में 2% का इजाफा देखने को मिला। कल पिटते हुए दिखाई दिए थे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स, और वहां पर आज खरीदारी देखी जा रही है। फिनसर्व करीब करीब 1.25% ऊपर है। इसके अलावा HDFC AMC, कल वो बड़ा ब्लॉक हुआ। SBI म्यूचुअल फंड ने बड़े पैमाने पर 47 लाख शेयर खरीदे, स्टॉक 5% भागा। आज क्रॉम्पटन में 5% के गेन्स है। और CLSA पर जो CLSA का जो IGL पर टारगेट आया 585 का, उसके मद्देनजर स्टॉक 3% ऊपर। पिरामल एंटरप्राइजेज में आज हमने देखा है कल की जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर हुई हैं। पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, HUL के साथ दूसरे FMCG काउंटर्स में हमने देखा आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई, लेकिन लार्जली आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में थोड़ा सा ट्रेड जो है वो नरमी की तरफ अभी भी कायम है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले हैं तेजी और मंदी की तरफ। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों का पैनल, जो आपको बताएगा आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी से डिटेल में बातचीत करेंगे और तकनीकी राय लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सुदीप शाह, स्वाति होतकर और साथ ही श्रीकांत चौहान से। आज कॉर्पोरेट स्कैन में गोल्ड लोन वाली कंपनियों पर नजरें रहेंगी। मुथूट फाइनेंस के MD जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट हमारे साथ देने वाले हैं 2:20 पर। इसके अलावा क्या चल रहा है अभी आपके लिए लेकर आएंगे, और फिर 2:40 पर आपके लिए हाजिर होगा 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, श्रीकांत चौहान से लेंगे F&O का सुपरस्टार, स्वाति देंगी चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा के लिए तैयार हैं मयूरेश जोशी। 2:50 पर आज हमारा साथ देने वाले हैं JM फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान भी। ऑफ कोर्स 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का जायजा और BTST ट्रेड्स भी, ये सब होगा कार्यक्रम में आगे। चलिए फिर एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और निफ्टी बैंक इस समय अब दस्तक दे रहा है 39,800 की तरफ, और पिछले कुछ मिनटों में सहारा रहा है HDFC बैंक का। सुबह से ICICI बैंक और एक्सिस काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं।
लेकिन अब सहारा मिल रहा है इसको HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से। इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट के कुछ मिनटों में अच्छा मूव दिखाया है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेंगे इस समय, बाय या सेल? बाय। गुड आफ्टरनून टू यू। और मुझे लगता है जो बाय होना चाहिए मुथूट फाइनेंस पे होना चाहिए। इसमें मोमेंटम है, 3 दिन से हम एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। कल एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जो मुझसे मिस हो गया, लेकिन ब्यूटीफुल ट्रेड बना हुआ कल मेरा तो चाहिए। मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। मुथूट फाइनेंस अब ट्रेड कर रहा है 976 के आसपास, स्टॉप होगा 967। मुथूट फाइनेंस तो 975 के करीब स्टॉक 3% ऊपर, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है इसमें और बाकी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में। इनफैक्ट ज्वेलरी कंपनियां भी टाइटन की तरह चमक रही हैं। तो ये स्टॉक गाबा साहब का। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बाय रिकमेंडेशन एसआरएफ पे है, कंसोलिडेशन देखने को मिला था और वो कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 23-24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 2400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ले सकते हैं, 2360 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। एसआरएफ का 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 60 रुपए के टारगेट के लिए। जैम SRF सुबह में ट्रेड लिया था। आज इस स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार किया है 15 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम। और सुबह सुबह पहली कॉल आई थी नवीन फ्लोरिन पे प्रकाश सर की, क्या सुपर एग्रेसिव ट्रेड था वो। और अब SRF शूट अप करता हुआ, SRF इस वक्त मिड दिसंबर के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे है इस वक्त, याद रखिएगा। मयूरेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मयूरेश, आप मार्केट के इस स्लाइट पुल बैक को जिसको लीड कर रहे हैं NBFCs और बैंक्स, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका प्रेफर्ड कॉल क्या होगा? Everyone on the panel as well. या प्लीज। सुनाई दे रहा है मुझे? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दो चीजें आई थिंक, जो फेड का आउटकम आएगा कल, इस पे काफी कुछ निर्भर होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट मूव्स। मार्केट जो 25 बिप्स एक अजम्पशन लेके चल रहा है फेड का, एंड देन प्रोबेबली स्टांस की फेड विल गो वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ डेटा। इट्स लुकिंग एट द बॉन्ड यील्ड कर्व और जो M2M प्रोविजनिंग लग रही है पूरे सिस्टम में। आई थिंक मार्केट्स में जितने शॉर्ट्स हैं दैट कैन गेट कवर्ड सब्सटेंशियली अगर ये होता है, और कमेंट्री आई थिंक इस हद तक रहती है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो स्पेसेस हम हमेशा मार्क करते चले आ रहे हैं फंडामेंटली एंड स्ट्रक्चरली, आई थिंक कैपिटल गुड्स स्टॉक, इंफ्रा, सीमेंट स्टॉक्स, दैट कैन डू वेरी वेल फ्रॉम अ Q4 पर्सपेक्टिव। एक सेक्टर जो हमारी नजर में है वो है OMC पैक। आई थिंक whichever direction the Fed moves at this point of time, और एक न्यूट्रल सी कमेंट्री भी रही, तो भी आई थिंक जो कल स्टेटमेंट्स आए हैं कल पुतिन साहब से रशिया यूक्रेन को लेके, और जिस हिसाब से आई थिंक एक फोर्स स्लोडाउन की वजह से क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक जबरदस्त इजाफा आ सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। 3 बेसिकली आई थिंक तड़के लगेंगे। पहला, आई थिंक जो प्रोडक्ट क्रैक्स है इसमें एक मॉडरेशन देखा गया है, जिसकी वजह से आई थिंक जो GRMs रिपोर्ट हुए थे पिछले तिमाहियों में, अगले कुछ तिमाहियों तक इफ ऑयल प्राइसेस स्टे इन रेंज, GRMs में अच्छा खासा सुधार देखने मिलेगा, and that can reflect very positively on their overall financials. दूसरा, आप देखें जो डीजल और पेट्रोल सेल्स हैं विद प्राइसेस कमिंग डाउन, जितने मार्केटिंग लॉसेस इनके बैलेंस शीट पे हो रहे थे और जितनी वॉल्यूम ग्रोथ एक ठीक ठाक रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक रिडक्शन ऑफ मार्केटिंग लॉसेस इन इनफैक्ट इंप्रूवमेंट देयर ऑफ एक सिग्निफिकेंट सहारा देगी बैलेंस शीट को। थर्ड, पाइपलाइन जो इनका एक मेन बिजनेस होता है, यहाँ पे आई थिंक जो टैरिफ रिविजन हम देख रहे हैं और जो एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, दैट विल प्रोबेबली एड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड यील्ड सॉलिड रहती है सारे स्टॉक के लिए। तो कोई एक सेक्टर जो अगर मोमेंटम में रह सकता है लुकिंग एट मैक्रोज एंड विद दीस प्रिजम्पशंस, BPCL बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है पिवट लेवल्स पे ऑन द ODL लेंस। IOC में थोड़ी स्ट्रेंथ और बाकी है, बट मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जरूर है। चलिए, स्वाति भी जुड़ गई है हमारे साथ। स्वाति, गुड आफ्टरनून। स्वाति, आपकी ट्रेड?
ये आज के लिए मैं 2 बार कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज ऑन एसआरएफ। एसआरएफ में मुझे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ रही है। ओपनिंग से आज ओपन भी काफी पॉजिटिव हुआ है एंड वहां से उसने स्ट्रेंथ अपनी इंटैक्ट रखी है। अगर लास्ट फ्यू डेज का डेटा देखोगे तो एक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज हमें नजर आया अनुजी। तो जिस हिसाब से मोमेंटम रैली कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये इंटैक्ट अगेन और हमें पुल बैक काफी अच्छी पॉजिटिव रैली नजर आएगी अप टू 2450 2460 के लेवल्स में। तो एसआरएफ में करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 2300 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2460 लेवल्स। सेकंड मेरा बाय कॉल है बैंकिंग पे, जो एक्सिस बैंक की अगर आप बात करो तो काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली हमें नजर आई है पर्टिकुलर काउंटर्स में। अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो अभी ये जो पुल बैक रैली नजर आ रही है काउंटर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 50 डेज मूविंग एवरेज तक। 800 का जिस हिसाब से 200 डीएमए का उसकी सपोर्ट लेके बाउंस बैक रैली नजर आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली है। मुझे लगता है इसमें भी काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में एटलीस्ट 870 टू 880 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे एक्सिस बैंक आप बाय कर सकते हो 840 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 870। ओके, एक्सिस बैंक का आपका प्रेफर्ड कॉल है प्लस एसआरएफ, जहाँ पे मानस का भी मेंटेड है और मानस की वो कॉल इस वक्त सुपर एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मूव देती हुई। खैर, जैसे कि हम निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे कि इट्स नाउ स्ट्राइकिंग, ये टच कर रहा है, ये छू रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी बुरी परिस्थिति के निफ्टी बैंक आज लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन के बाद अब फर्स्ट टाइम अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद रिलायंस। मानस आपका रिलायंस पे टेक देखिए, आज का ये निफ्टी का, देखिए निफ्टी भले ही गैप अप के बाद बहुत ना चला हो, बट उसका सस्टेन करना एक बड़ी चीज़ है और उसको सस्टेन करने के लिए रिलायंस ने पूरा जोर लगाया है। और रिलायंस ने भी आज 10 मार्च के बाद पहली बार 10 डे को स्ट्राइक किया है। रिलायंस के ट्रेड को आप कैसे अप्रोच करेंगे मानस? देखिए, स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया था जब 2300 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ था। तब उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट की मैंने पहले ही बोला था कि जो मेरे ख्याल से मार्च 2022 के लोज हैं 2100 रुपए के आसपास, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसी के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट किया, आज रिकवरी देखने को मिल रही है। आरएसआई देखिए अगर आप डेली चार्ट पे, तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। उसका मतलब ये कि जो पिछला लो बना था, लो प्राइस में तो उसके नीचे के लोज बने हैं, लेकिन आरएसआई ने उसके नीचे के लो नहीं, उसके ऊपर के लोज बनाए हैं पिछले लोज से। तो मेरा समझना है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है 2350 और शायद 2400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रिलायंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2212 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2400 रुपए के आसपास के रहेंगे। आई थिंक कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। तो 2280 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 से 70 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए इत्तेफाक से आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई और उसमें 2970 का टारगेट था, लेकिन 16-17 को भी 2 रिपोर्ट्स आई थी जिसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया था मार्केट ने। 16 को मेरे ख्याल में जेफरीज की रिपोर्ट आई 3100 के टारगेट, फिर 17 को जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई 2960 का टारगेट, और सब कह रहे थे कि अपसाइड है। लेकिन उन दिनों बाजार में जो प्रेशर था, आरआईएल ऑफ कोर्स एक वीक विकेट पर खड़ा था, लेकिन आज ऑफ कोर्स वो रिवर्सल आता हुआ, शायद ये चार्ट्स पर ही एक इंडिकेशन आया कि शायद अब खरीदारी का मौका है और स्टॉक में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। मयूरेश, आपने आई एम श्योर वो रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। जेफरीज मोस्ट बुलिश है 3100, लेकिन ये जो रीसेंट करेक्शन देखने को मिला और अच्छा खासा करेक्शन, मेरे ख्याल में पिछले 1.5-2 हफ्ते 52 हफ्तों के लोस पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आप लोगों ने अक्यूमुलेट किया क्या आरआईएल के शेयर को? नहीं, वेटिंग एंड वॉचिंग मोड में हर्षिता जी। आई थिंक 2 चीजें हो रही थी। एक, आई थिंक जो प्रोडक्ट क्रैक्स में भी जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहा था, एक एलिवेटेड लेवल्स पे थी, जिसकी वजह से जो जीआरएम्स थे वहां पे थोड़ी दिक्कतें जरूर देखने मिली इफ यू हैव अ कंपैरेटिव चेक देन सीक्वेंशियली। बट प्रोडक्ट क्रैक्स एलिवेटेड लेवल से अच्छे खासे आई थिंक कम होते जा रहे हैं। एंड अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें क्रूड प्राइसेस का एक रेंज बाउंड रहे, तो जो आरआईएल के पास फीडस्टॉक्स के विकल्प है, कहीं ना कहीं आई थिंक सिंगापुर जीआरएम्स को आउटबीट करने की जो क्षमता रखता है। ऑयल एंड गैस स्पेस विल डेफिनेटली आउटबीट ऑन दैट फ्रंट। दूसरा, देखें जो रिटेल और जियो का कारोबार है, वहां पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिला है बैलेंस शीट डायनामिक्स में। एक्सपेक्टेशन बांध की यही जा रही है विद भारती एयरटेल हाइकिंग देयर प्रीपेड टैरिफ्स। कहीं ना कहीं आई थिंक आरपू इंक्रीजेस आना लाजमी है फॉर द सेक्टर एज अ होल।
और इसलिए आई थिंक जियो के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स होंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुड शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। जहां तक कोर रिटेल का सवाल रहा है, फुल फ्लेज ऑपरेशंस अब स्टार्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं। आई थिंक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स जिसे हम कहते हैं, मार्जिन शुड स्टार्ट इंचिंग हायर। और क्योंकि अच्छे खासे स्टोर प्रेजेंस इनके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में है जहाँ पे कंजम्पशन स्लोडाउन अब तक देखा नहीं गया है, इवन इफ एल नीनो का एक खतरा जो मंडरा रहा है भारतवर्ष के ऊपर, आई थिंक दैट माइट इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू हिट रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रीटी हार्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कंजम्पशन स्लोडाउन डेफिनेटली नंबर्स पे दिख सकता है इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, बट डायनामिक्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंप्रूव डायनामिक्स है, जितना केपेक्स है डाल रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, आई थिंक दैट विल बी कैपिटलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक अगर हम फ्री कैश फ्लोज देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने मिलेगी। मुझे लगता है आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वन लीडरशिप स्टॉक जो पोर्टफोलियोज में रहना चाहिए, बट नंबर्स विल डू द टॉकिंग हर्षद जी। आई थिंक ये Q4 के नंबर्स आई थिंक ओके, फेयर इनफ। अच्छा, एक बार जरा अब दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। एक बार देखिए बैंक निफ्टी में शानदार मूव अप 39,867, और आज ट्यूसडे है तो मेरी नज़र फाइनेंशियल निफ्टी पर भी है। अच्छा, बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का 200 डे मूविंग एवरेज 17,896 पर है। हम 17,796 पर हैं। एक बार जरा इसकी 17,800 की कॉल देखते हैं आज की किस रेट पर चल रही है। करीब करीब 19 या 20 रुपये पर ये अगर लास्ट के 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने तो 40,000 की तरफ मूव किया तो हो सकता है कि शायद ये 17,800 वाला फिर निफ्टी भी 17,860-70 की तरफ जाए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कॉल। इस पर नज़र रखेंगे। अभी 19 रुपये इसका रेट है, लेकिन शानदार मूव इस समय। इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं अर्शिता, और बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी अब अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये ज़रूरी था। आज सुबह 2 बार उसने कोशिश की, 2 बार फेल हुआ और लोअर लेवल से सपोर्ट लिया। और आप देखिए ICICI बैंक में जब भी रैली आती है ना तो एक कंफर्ट आता है कि कहीं ना कहीं ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, बस एक मिसिंग पीस इन पजल है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उतनी रैली नहीं है जितनी बाकी के बैंकों में। वो आ जाए अगर तो एक कंफर्ट फैक्टर आएगा। 40,000 टेस्ट होगा या उसके ऊपर हम जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस समय US फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है। तो अगर क्लोज यहाँ पर हो गया और कल अगर एक और गैप अप मिल गया तो हम फिर 40,000 क्रॉस कर लेंगे बैंक निफ्टी में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी टाइम के बाद 40,000 क्रॉस होगा बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट ये ICICI और एक्सिस पर एक टेक्निकल चेक ले लिया जाए, फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि सुबह से इनफैक्ट सुबह से नहीं, कल दोपहर से हम इसकी स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे और खरीदारी के मौके भी ढूंढे। स्वाति, आपने एक्सिस पिक किया था, ICICI बैंक पर आपका क्या नजरिया है? ये सर एक्सिस मैंने बाय कॉल दिया है। ICICI बैंक की बात कर तो ये हर्षदा जी अभी ये 20 DMA के ऊपर अच्छा खासा आ रहा है, विच कम्स एट अराउंड 850 के अबाउट ट्रेंड कर रहा है। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज इसने अगर क्लोजिंग रखा है 850 की, तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली पुल बैक रैली वापस एक्सटेंड हो सकती है 870 to 880 के लेवल्स तक। तो जिनको भी लॉन्ग पोजीशंस अभी बिल्डअप करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। नीचे में 840 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है ऑन टेक्निकल थिंग्स, क्योंकि क्लस्टर रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ है अभी। नाउ दैट रेजिस्टेंस विल बिकम अ सपोर्ट। तो एक करंट लेवल पे भी आप बाय कॉल ले सकते हो 840 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 870 एंड 880। एक मौका 870-880 के लिए खरीदारी का बन रहा है। ICICI बैंक 2% ऊपर। ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान तेजी का। वैसे तेजी की बात की जाए तो मुथूट, मनप्पुरम, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी। कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही है, इक्विटीज में जो दबाव आ रहा है, उसका फायदा जो सोने को मिल रहा है उसके चलते आई थी। आज फिर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स रैली करते हुए, मुथूट पर तो गाबा साहब ने एक बाय कॉल भी दे दिया है। तो इसी स्पेस पर नजरें रखते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में कल ही हम आपको बता रहे थे कि 60,000 के पार निकलता हुआ सोना। हालांकि विदेशी बाजारों में 2000 के नीचे हल्का सा कारोबार है, कुछ फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में इस तरह के माहौल में जहां पर सोने में तेजी आती है, यूजुअली बिजनेस में एक अच्छा खासा पिकअप भी देखने को मिलता है। तो हमारे साथ इसी पर और बात करने के लिए मुथूट फाइनेंस के MD जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट जुड़ गए। मिस्टर मुथूट, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी, 60,000 प्लस इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबली भी 2000 के आसपास ही ट्रेड देखने को मिला है। इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके कारोबार में दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड? थैंक यू, गुड आफ्टरनून। आपने जो बोला है वो सही है। अभी गोल्ड प्राइसेस सबसे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड
वो प्राइस 2000 तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल से वो प्राइस 2000 या 2100 तक जा सकता है इंटरनेशनल प्राइस। इसकी वजह से इंडियन प्राइस का भी बढ़ गया है और इस कारण से गोल्ड लोन जो कस्टमर्स है उसको पहले से ज्यादा पैसा उसी सोने पे मिल सकता है। इसके अलावा एक तो चीज है, अभी गोल्ड सब लोग गोल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो इसका कीमती अभी जो बढ़ रहा है, इसका इंटरेस्ट गोल्ड का जो सबके पास जो ऑर्नामेंट्स है वो अभी रियलाइज कर रहा है ये तो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है। और ज्यादा लोग गोल्ड लोन को इस्तेमाल करना शुरू होता है। वही तो है इससे सबसे बड़ा फायदा। फिर मुझे बताइए ये क्या कुछ इसका रिफ्लेक्शन आपके AUMs में दिखाई देगा Q4 में, या फिर ये लार्जली Q1 का ही इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, ये अभी तो AUM है, अभी तो गोल्ड प्राइस ही एक महीना से अभी बढ़ रहा है। और इससे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर हमारा ग्रोथ थोड़ा नेगेटिव था, थर्ड क्वार्टर में वो स्टेबलाइज हुआ है और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारे इस साल का अंत तक मेरा ख्याल से हमारा ग्रोथ वापस आएगा। जो 15% जो साल भरे में हम देते रहते थे वो नहीं आएगा, मगर जो हम बोल रहे थे पहले तो 5% है, 5% से ज्यादा 5, 6, 7% तक इस साल के अंदर हमारा AUM बढ़ सकता है, गोल्ड लोन का AUM इस साल तक। हर्षदा, आपको मालूम है मैं जॉर्ज सर को लास्ट 2 क्वार्टर से सुन रहा हूँ अच्छी तरीके से, बारीकी से। 3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, AUMs, गोल्ड फाइनेंसेस, और तीसरा अपनी हिंदी सुधारने में इन्होंने काफ़ी काम किया है। जॉर्ज सर, इस बार आप पूरी की पूरी ये बातचीत हिंदी से शुरुआत करके अगर आप देखें, अब तक हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। लास्ट टाइम भी आपने CNBC आवाज़ के मंच पे यही कहा था, यू आर डूइंग वेल सर, है ना। अब मैं आता हूँ कुछ बड़ी चीज़ों पे, आई मीन आप अब आते हैं सर एग्जैक्टली की बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ पढ़ सकते थे, अभी तो बात भी कर सकता है। चलिए, हाँ, अब आप बात भी अच्छे से कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं आता सर कि अब यहाँ पे क्योंकि अब गोल्ड फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, AUMs बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी NIMs की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, क्योंकि सर पिछले 2 क्वार्टर्स में कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी बढ़े हैं। इस वक्त कॉस्ट ऑफ फंड्स में कितना इजाफा आया है पिछले क्वार्टर की तुलना में, और NIMs की ट्रैजेक्टरी अब क्या दिख रहे हैं, और NIMs पे कितना डेंट पड़ सकता है ऐसे में? अच्छा क्वेश्चन है। अभी पहले पिछला 12 महीने से जो हमने जो बैंक से बोरोइंग करता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स, वो तो 1.25%, 125 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ती हुआ है। मतलब जो बोरोइंग कॉस्ट, हमारा आगे वाला बोरोइंग कॉस्ट है, वो 125 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ती हुआ है। इसके वजह से हमारा निम में पूरा रिफ्लेक्शन होता है, मगर हम निम से ज्यादा हम स्प्रेड बोलता है। स्प्रेड हमारा बहुत अच्छा टाइम था 2 साल 3 साल पहले, उस टाइम हमारा स्प्रेड था 13 और 14। अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा हो रहा है, बैंक्स वगैरह भी बीच में आ रहा है कंपटीशन की वजह से। इसकी वजह से हमारा निम्स अभी स्प्रेड 10 और 11, 10 और 11% पे बीच में स्टेबलाइज होता है, वो आगे से वही रहेगा। अच्छा जो सर एग्जैक्टली जब आपने जिक्र किया ना बैंक्स का, क्योंकि हम तो बाज़ार को ट्रैक करते हैं, बाज़ार कहीं ना कहीं आज गोल्ड फाइनेंस वाले बैंकों को भी तवज्जो दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने एक बात कही थी, मैं लास्ट इंटरव्यू में भी, और आपने कई मंचों पे बात शेयर करी है कि दैट बैंक्स के पास एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज एडवांटेज है। वो स्थिति अभी भी क्या है, और आपने इसके मद्देनज़र रेगुलेटर से क्या प्रार्थना करी है, क्या गुजारिश करी है, और ऐसे में कोई निवारण इसका हल फिलहाल में? ये क्या हुआ है, जो कोविड का टाइम में बैंक्स को एक फैसिलिटी दिया था, ये 75 से ज्यादा भी देना था, तो 75, 80, 85, 90 तक वो दे सकता था। उस टाइम उसका एक फैसिलिटी दिया था, मगर रेगुलेटर ने वो विथड्रॉ किया है जनवरी 2022, जो 13 महीने पहले उसको विथड्रॉ किया है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैंकों, PSU हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो,
इसमें से बहुत ज्यादा बैंक्स ये 75 से ज्यादा दे रहा है। इसकी वजह से हमने एक हमारे एसोसिएशन ऑफ गोल्ड लोन कंपनीज ने रिप्रेजेंटेशन दिया था रिजर्व बैंक ट्रिवांड्रम में और बॉम्बे में दिया था। उसका कोई मेरा ख्याल से वो कुछ एक्शन देगा। पहले तो आप बोल रहा था बैंक एनबीएफसी और बैंक में कोई रेगुलेटरी आर्बिट्राज था, वो आर्बिट्राज इसका फायदा एनबीएफसी का था। अगर आज का टाइम पे गोल्ड लोन एनबीएफसी और बैंक का आर्बिट्राज है, वो आर्बिट्राज बैंक का फायदा है, हमारा नहीं है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमारा उम्मीद है वो इसमें कुछ एक्शन होगा और बैंक वाले और हमारा एलटीवी में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा जल्दी। चलिए जॉर्ज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रोस्पेक्टिव से, एनएम्स के प्रोस्पेक्टिव से, डिमांड और एयूएम्स के प्रोस्पेक्टिव से बात की आपने। स्क्रीन पे दो ही लोग मुस्कुरा रहे हैं, एक आप और एक हर्षदा। गोल इज शाइनिंग, हर्षदा मुस्कुरा रही हैं और एक आप मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। एक बार मुथूट फाइनेंस दिखाइए आपकी स्क्रीन पे है हर्षदा। 60,000 मैं वीरू गोल्ड की प्राइस पे नहीं मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं इनफैक्ट मिस्टर मुथूट के हिंदी बोलने के कॉन्फिडेंस पर मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि पिछले 18 सालों से हम उनसे बात करते आए हैं और हर इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को बस आउटडू किया है। सो थैंक यू सो मच सर हमारे लिए कोशिश करने के लिए एंड हमेशा हिंदी में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए अभी काम करते हैं, जरा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को एनबीएफसीज के चंक में जरा ऑप्शन डेटा पे या फिर फ्यूचर्स डेटा पे रीड करते हैं। लेट्स टेक एनबीएफसीज। जब मैं फाइनेंस स्पेस में जाऊं अगर, तो मुथूट का ओआई बिल्डअप 0.5% है, दैट्स आई बीन हार्डली 0.5%। मन्नापुरम का है 2.95% है। मानस जरा एक बार, क्योंकि अभी तो ये मूव शुरू हुआ है, दरअसल 55,000 से लेके 58,000 तक के स्विंग में बाजार ने इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को कोई एडवांटेज नहीं दिया, बट समहाउ ये मूव शुरू हो रहा है। मानव अगर मैं आपको कहूं कि इस मोमेंटम को कैप्चर करना है तो आप कौन सा स्टॉक पकड़ेंगे इस वक्त? देखिए कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने पे सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा मुथूट फाइनेंस पे ही था और हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कल जरूर देखने को मिला। आज कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 1,000 और शायद उसके ऊपर 1,020 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो मेरा तो समझना है कि एक छोटी सी गिरावट देखने को मिले तो 965 के आसपास आपको खरीदारी करके चलनी है। 949 का स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट 1000 और उसके ऊपर शायद 1020 तक के सब देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंस ज़बरदस्त मूव इस समय एक स्टॉक में। अच्छा ये स्टॉक एक बार और चर्चा में आया था, वो जो मैनेजमेंट में सबका नाम वो जॉर्ज मुथूट था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी एक बार में मीम्स बने थे। चलिए सुदीप शाह भी जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी टाइम के बाद मार्केट में अच्छी रैली, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? मेरा पहला ट्रेड है एक्सिस बैंक। हमने देखा है कि आज जो बैंक निफ्टी में जो रैली हो रही है वहां पे हम जो पिछले कुछ दिनों से जब फॉल भी हो रहा था तो 820 825 एक बहुत अच्छा सपोर्ट एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा था और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सिस बैंक में बना हुआ है बैंक निफ्टी के रैली के साथ और 200 डीएमए के ऊपर तो ऑलरेडी सस्टेन कर ही रहा है और आज स्टॉक ने फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी वॉल्यूम के साथ एक मूव दिया है। तो मुझे लग रहा है कि 835 के स्टॉप लॉस से 875 880 के टारगेट के लिए हम एक्सिस बैंक में बाई कर सकते हैं। और दूसरा मेरा कॉल है अल्ट्राटेक मॉर्निंग में भी मुझे बुलिश लग रहा था, हमने मॉर्निंग शो पे भी वही डिस्कस किया था कि जो हिसाब से हम देख रहे हैं कि सारे मूव्स आ रहे हैं सीमेंट काउंटर्स, मतलब जो हिसाब से क्रूड में नरमी आ रही है और मुझे आने वाले दिनों में भी क्रूड में मुझे वीकनेस लग रही है, तो एक इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा सीमेंट स्टॉक्स और सीमेंट स्टॉक्स में अल्ट्राटेक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयर टू जो निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से जो सेलिंग प्रेशर था और आज रिवर्सल है, बट पिछले कुछ दिनों में जो सेलिंग प्रेशर था वहां पे अल्ट्राटेक 7200 7250 के एक बैंड में अच्छे से ट्रेड कर रहा था, बहुत ज्यादा वीक नहीं हो रहा था, तो कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बन सकता है 7180 के स्टॉप लॉस से 7550 के टारगेट के लिए एक मौका अल्ट्राटेक में। इनफैक्ट अल्ट्राटेक में इस घंटे दरअसल थोड़ी बहुत और तेजी और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार बजाज फाइनेंस और फिनसर्व आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये दो दिग्गज थे जो मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे।
इन पर मैं गाबा साहब आपसे राय लेना चाहूंगी। ये जो रैली आज की देखने को मिल रही है, ये क्या प्राइमरीली एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली ही है, या फिर आपको जैसे रिलायंस में कॉन्फिडेंस बाकी जानकारों को आने लगा है, 2200 को टेस्ट करते करते उस स्टॉक में तेजी आ गई, यहाँ पर भी वैसा कुछ उभर कर आ रहा है? क्लैरिटी अब नहीं है, अब तक तो क्लैरिटी नहीं है बजाज फिनसर्व में, बिकॉज जब तक ये 1325 पार नहीं करता, 1310 पार नहीं करता, तब तक इस रैली पर जो मिलता है वो डाउट रहेगा। हाँ, एक बात जरूर पक्की है, अगर कल का लो ब्रीच हो जाता है तो एक फ्रेश सेल बनता है, क्योंकि प्रीवियस मूव डाउन है, कंटिन्यू टू मूव डाउन हो सकता है, सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है। फिलहाल ये स्टॉक बेस्ट अवॉइडेड बजाज फिनसर्व। ओके, अवॉइड कीजिए इस समय, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये तेजी लास्ट करेगी, तो कल देखते हैं, 2-3 दिनों का ट्रेड देखे, उसी के बाद दरअसल तेजी की पोजीशन लेनी है तो उतरे। चलिए, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस घंटे का? या आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए मार्केट नजर आएगा, और इसी रेंज को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसी के बेसिस पे हमें लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक लेना है तो थोड़ा सा जहाँ पे ओवरऑल सेक्टरल मोमेंटम दिख रहा है वहां पे कुछ फोकस करना चाहिए। SRF हमें अच्छा लग रहा है, जो 2345-50 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक एक बार 2400 से लेकर 2450 के लेवल्स दिखा सकता है, और एक अच्छा खासा इसमें स्विंग ब्रेकआउट भी हुआ है। पिछले 4 या 5 दिनों के ट्रेंड को देखें तो काफी एक अच्छी एक रेंज थी, उस रेंज को भी इसने ब्रेक किया है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 2300, टारगेट्स रखे 2450 के। और ये मेरे ख्याल में तीसरे जानकार हैं जिन्होंने SRF पर एक बाय कॉल दिया। पहले मानस ने एक बाय कॉल दिया, फिर स्वाति आई, स्वाति ने एक बाय कॉल दिया, अब श्रीकांत भी कह रहे हैं कि SRF में तेजी होनी चाहिए। हर्षदा जी, जरा अपनी स्क्रीन को देखिए आप एक बार। यतिन ब्लू, प्रकाश सर ब्लू, स्वाति ब्लू, श्रीकांत ब्लू, मानस ब्लू, मयूरेश ब्लू, ऐसा सब ब्लू है। श्रीकांत, ऐसा प्लान किया था तो हमें भी बता देते। ये वीरू, अनुज और मैं अलग अलग शेड्स में हैं। है ना, वीरू का जो है ना ग्रे कलर, दैट इज लाइक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ थिंग, बाकी सब लोग का बराबर है। आपका भी ग्रीन है तो इट्स फाइन, लाइक मार्केट चलेगा। यस, चलिए अभी काम करते हैं थोड़ा सा। जय अनुज। नहीं, आई थिंक मयूरेश कुछ बोलना चाह रहे थे। यस, नहीं अनुज जी, जो मैं कह रहा था ना, ये जो मैंने शर्ट पहना था ये अक्टूबर 14, 2022 को पहना था, वहीं पे निफ्टी 16,750 से घुमा था। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिर घुमाएंगे। इस बीच चलिए बैंक निफ्टी बात करते करते अगर आप देखें आपके डे हाई पर इट्स 39,900 और निफ्टी बैंक डे हाई पर करीब करीब यस स्ट्राइक करता हुआ। अब 40,000 का डिस्टेंस कितना दूर रह गया? मात्र 100 अंकों का, याद रखिएगा। जहां तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सवाल है, निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 39992। मानस, इंडेक्स पे एक व्यू ऐड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अब निफ्टी वेल बिलो 10 डेमा को टेस्ट करता हुआ, मतलब उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखते हुए, और हालांकि एक इवेंट सामने खड़ा है। आपका व्यू अब निफ्टी बैंक पे क्या है इस वक्त? देखिए, दोनों को कंपेयर करें निफ्टी और निफ्टी बैंक को, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट 39,600 के आसपास आया था। जो प्रोजेक्शन है टारगेट का वो करीब करीब 1000 पॉइंट है वहां से, तो आई थिंक 40,600 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी 600-700 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। आई थिंक अगर एट द मनी ले रहे हैं तो 39,700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आई थिंक 40,000 का कॉल ऑप्शन लेना बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 29 मार्च का ऑप्शन ले सकते हैं, तो 40,000 वाला ऑप्शन लेना चाहिए, वो आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा। 466 के भाव चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए। 299 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 700 से लेकर 800 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या चल रहा है, हमें क्या स्पेशल है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जो क्या चल रहा है कि रेडार पे है आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
येस्टरडे अगर आप देखें तो शिपिंग कॉरपोरेशन ने फाइनली एक अनाउंसमेंट किया, अपनी लैंड एसेट्स की डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस की। 31 मार्च को ये डीमर्जर एक हकीकत हो जाएगा और टाटा कम्युनिकेशंस यानी अर्स्टवाइल VSNL और BEML के बाद ये तीसरी सरकारी लिस्टेड कंपनी है जिसके लैंड एसेट्स, जो नॉन कोर लैंड एसेट्स हैं जो मोनेटाइज किए जाएंगे, उसका डीमर्जर का डेट अब अनाउंस हो गया है। तो 31 मार्च को ये डीमर्जर हो जाएगा। ऑब्वियसली 2 दिन पहले जनरली एक्स डेट होती है, कंपनी ने एक्स डेट अभी एक्सचेंजेस को नहीं बताई, तो शायद 28 तारीख या 29 मार्च को ये एक्स हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लैंड एसेट्स डीमर्जर होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले शिपिंग कॉरपोरेशन लैंड एंड एसेट्स नाम की एक डिफरेंट कंपनी डीमर्ज होकर 1:1 के रेशियो में आपको मिलेगी। यानी आपके पास अगर एक शेयर SCI का है तो आपको एक शेयर SCI के एसेट्स और लैंड का मिलेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कंपनी की जो डीमर्ज होने वाली है लैंड एसेट वाली, ये जीरो डेट कंपनी होगी। इनफैक्ट SCI को 1000 करोड़ का कैश इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा अगर हम कंपनी की लिस्ट देखें क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट आएगा कि SCI के पास लगभग 167 फ्लैट्स हैं मुंबई में। और मुंबई में अगर हम बात करें तो कोलाबा, कफ परेड, वाल्केश्वर, जो साउथ बॉम्बे की जो सबसे बेस्ट रियल एस्टेट है वो इस कंपनी के अंदर है। और कुल मिला के 1.5 लाख स्क्वायर फीट इनके पास मुंबई के अंदर रियल एस्टेट है, जो काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं इनके पास। और ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट में से 1 लाख स्क्वायर फीट करीब करीब इनका साउथ बॉम्बे में है और करीब करीब 50,000 स्क्वायर फीट इनका सबर्बन बॉम्बे में है, जैसे कि मलाड, अंधेरी वगैरह के एरिया। कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो IIT मुंबई के बाजू में जो SCI की लैंड है वो 50 एकड़ की लैंड भी इस कंपनी के अंदर डिमर्ज होकर मिलने वाली है। और अगर हम रेकनर रेट देख लें पवई का, करीब 80,000 रुपये स्क्वायर मीटर का है औसतन, तो 1500 से 2000 करोड़ की तो बेसिक वैल्यू रेकनर रेट के हिसाब से इस पवई लैंड की होगी। कलकत्ता में भी इनकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो करीब 85,000 स्क्वायर फीट की है। और नरीमन पॉइंट में जो महाराष्ट्र का मंत्रालय है, यानी महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसको लग के ही SCI की ऑफिस है। और इस सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये अटका हुआ था मामला। और जैसे ही ये उद्धव ठाकरे साहब की सरकार बदल के अब जो BJP की सरकार आई तो क्लियरेंस तुरंत हो गया। आज आर्टिकल न्यूज़पेपर में है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग 1600 करोड़ में महाराष्ट्र सरकार खरीदने वाली है। और जो एयर इंडिया की बिल्डिंग है उसी के पीछे के लेन में ही ये SCI का टावर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस टावर का जो बिल्डअप एरिया है वो है 1.5 लाख स्क्वायर फीट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रियल एस्टेट पे कंपनी बैठी हुई है। अगर हम रेकनर रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें तो मैंने जो रफ कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से 3 से 4,000 करोड़ के आसपास डिस्काउंट देने के बाद कंपनी की NAV बैठती है। बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि 10-11 हज़ार करोड़ तक रियलाइजेशन हो सकता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये बात की बात है कि कैसे मोनेटाइजेशन होगा और किस हिसाब से कंपनी की लिस्टिंग रीलिस्टिंग होगी। बट क्लियरली ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्टेप है क्योंकि 6,000 करोड़ की मार्केट कैप पे शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर है। 1:1 में लैंड एसेट डीमर्जर होने वाला है। और SCI की बात करें तो ये डीमर्जर के बाद रास्ते खुल जाएंगे SCI के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के बारे में, जिसके बारे में सरकार अब बात कर रही है। तो ये एक स्टॉक है जो रेडार पर रखिए, एक्स डेट होने वाली है बहुत जल्द और कहीं ना कहीं लैंड एसेट का शेयर आपको 1:1 के रेशियो में मिलने वाला है। काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग भी है वो एक्चुअली। और एक्चुअली काफ़ी PSUs के पास और कुछ है या नहीं हो, बहुत अच्छे लोकेशन, बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स है। MTNL को ले लो आप, हर जगह वहाँ पर उनके लैंड एसेट्स हैं क्लियरली। और अनुज देखिए, ये जो मैं 160 जो घर बता रहा हूँ ना, इनकी एवरेज साइज 1500 2000 स्क्वायर फीट है। और वाल्केश्वर में कोलाबा में सी फेसिंग फ्लैट्स और कॉलोनीज हैं जो बिल्डिंग की बिल्डिंग SCI के पास है। और मुझे अभी भी याद है जब मैं SCI के FPO के वक्त उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में गया था, तभी हाजरा साहब CMD हुआ करते थे। और हमारा जो स्टूडियो F है ना, उतनी साइज का उनका सिर्फ चेंबर था और पूरा अरेबियन सी नरीमन पॉइंट का क्वीन नेकलेस उनकी ऑफिस से दिखता है। तो इस टाइप के आइकॉनिक रियल एस्टेट पे कंपनी जो है बैठी हुई है। शिपिंग कंपनी में रहने का फायदा यही है ना कि एटलीस्ट आपको समुद्र का व्यू दिखेगा एक्चुअली। बिल्कुल। मयूरेश, कोई व्यू आपका SCI पर?
नहीं अनुज, आई थिंक मोमेंटम बिल्कुल रह सकता है क्योंकि जितनी एम्बेडेड वैल्यू है कंपनी के अंदर, और जो यतिन मोटा जी बता रहे थे, आई थिंक अगर ये डाइवेस्ट होती है और ये वैल्यू अनलॉक होती है तो शेयर होल्डर्स को इसका बहुत जबरदस्त फायदा होगा। मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम जरूर रहेगा ये स्टॉक के साथ, क्योंकि वैल्यू तो है, ये वैल्यू कैसे निकालती है सरकार और किस तरीके से, और कंपनी भी, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। तो आई थिंक जबरदस्त मोमेंटम। ओके, चलिए ठीक है यतिन, शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए। अब लौटते हैं मार्केट पर वापस, और 39,910 बैंक निफ्टी पर अब इस समय, और निफ्टी 17,125 पर। शानदार ज़बरदस्त रैली, और क्लोजिंग शो शुरू करने के बाद भी निफ्टी ने करीब करीब 20-25 पॉइंट से ज़्यादा ऐड किए होंगे, और बैंक निफ्टी ने करीब करीब 200 पॉइंट ऐड करे होंगे मेरे ख्याल से हर्षदा। और वो एक बार जरा फाइनेंशियल निफ्टी की 17,800 की कॉल मैं जरा एक बार वापस देख लेता हूँ, हालांकि ज़्यादा मूव हुआ नहीं होगा उसमें, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी अब 17,800 क्रॉस कर रहा है, 17,810, वो 22 रुपये की कॉल वहीं पर ही है अभी। ये देखिए क्योंकि वीकली ऑप्शंस में टाइम वैल्यू बहुत जल्दी कम होती है इसके लिए, लेकिन फिर भी एक नज़र रखते हैं उस पर। उसका 200 डे मूविंग एवरेज 17,896, लेकिन निफ्टी बैंक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और 40,000 का वो जो सबसे बड़ा ऑप्शन राइटर का बेस है, कॉल ऑप्शन राइटर का बेस, वहाँ जाने की तैयारी शायद ये कर रहा है। चलिए अब हमारे साथ अगले गेस्ट जुड़ गए हैं, जेएम फाइनेंशियल के एमडी आशु मदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु, गुड आफ्टरनून। बताइए आशु, क्या इस समय अप्रोच मार्केट को लेकर, आज बहुत टाइम के बाद एक मार्केट में बड़ी रैली? यस अनुज, एब्सोल्युटली आज जेन्युइनली एक अच्छा दिन लग रहा है। और इससे पहले अनुज, आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर 15-20 डेज, सो आई जस्ट रन पास द लास्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको ध्यान होगा कि वीरेंद्र ने मुझसे कहा था कि जब इतनी मंदी और कुछ लेना ही नहीं है सब बात करके, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपको पूछने के लिए। और हर्षदा का ये था कि 17,300 ये बार बार टेस्ट कर रहा है, इसका क्या होगा? तो मैंने कहा था कि सारे लेवल टूटने के लिए मतलब कोई कंफर्ट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। और आपने देखा अनुज उसके बाद क्या हुआ कि किस तरह की हमने एक गिरावट देखी है। तो हैविंग सेड दैट, जो स्टॉक में मल्टीपल मंथ से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, जो मैं बोल रहा था कि कोई इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं है अनुज, आई मीन दैट प्रूव्ड राइट, दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट, बिकॉज वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं ट्रेड निकालना कि एफआईआई सब 25% लॉन्ग रह गए हैं, अब 15% रह गए हैं, अब 10% रह गए हैं, मतलब अगर रहने होते और यही एक ट्रेड होता तो ये तो बड़ा ऑब्वियस ट्रेड हो जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्वियस ट्रेड है उसमें कभी पैसे नहीं बनते। हैविंग सेड दैट, अनुज एक जेन्युइन जो एक रिवर्सल आया है, इसमें सबसे बड़ा कारण मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, ये फेड वेड का कुछ नहीं है कि कल कोई अगर फेड रेट क्वार्टर आएगा नहीं आएगा, कमेंट्री कैसी होगी, ये सब कुछ होगा। आई एम नॉट गंगो ऑन दैट, आई एम गंगो ऑन कि अगर ये यूक्रेन रशिया वाली चीज, आई थिंक द इंटायर वर्ल्ड, मतलब जो सारा ट्रिगर ये इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का और कोलेटरल डैमेज ये सब स्टार्ट हुआ है, जो हुआ है वो यूक्रेन रशिया वाज द ट्रिगर। अगर वहां पे कोई सेम्बलेंस होती है या कुछ ऐसा होता है कि अगर कुछ अच्छा होने वाला है या सीज फायर होने वाला है, बेटर होने वाला है, दैट कुड बी अ वेरी गुड ट्रिगर फॉर द मार्केट, और एक अच्छा रिवर्सल देख सकते हैं। और वो रिवर्सल अभी भी जितने भी स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं अनुज, जितना भी हम क्लाइंट से शेयर कर रहे हैं, आई थिंक 90% आर इंडेक्स बेस्ड, क्योंकि वो रिवर्सल इंडेक्स में आएगा। स्टॉक्स में ऑब्वियसली अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो किसी ना किसी स्टॉक के बेसिस पे ही बढ़ेगा, बट दैट स्टॉक्स कुड बी स्क्यूड, कुड बी सिलेक्टिव, एंड वी माइट टेंड टू गो रॉन्ग, और प्रॉब्ली दी अंडर परफॉर्मेंस हो जाए मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं ट्रेड इंडेक्स के साथ ही रखूंगा। तो मुझे इंडेक्स दोनों अच्छे लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है लॉन्ग रहने में अब, और काफी दिनों बाद वो एक हमने रिवर्सल देखा है, और जितना बड़ा रिवर्सल आता जाएगा अनुज, बिकॉज इतने दिनों का जो इतना डर बैठा हुआ है, और मतलब जो हर भाव पे लेके लॉसेस ही हुए हैं, पार्टिसिपेशन लो होता जाएगा, तो वो भी एक इसको एक स्ट्रेंथ लैंड करेगा इंडेक्स की मूवमेंट में। तो आई थिंक कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो हम बनाते रहते हैं, ऑब्वियसली हमने कल भी एक स्ट्रैंगल बाय के लिए बोला था कि 17,200 की कॉल और 16,500 की पुट 29 मार्च की लेके रखनी चाहिए 140 रुपए में, अभी 150 रुपए ही है। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट द थॉट प्रोसेस इज दैट कि कोई भी मूवमेंट आएगी अब वो 250-300 पॉइंट से दोनों तरफ बड़ी आएगी, और बड़े के लिए अब ये मतलब वो ट्रेंड ऐसा है कि एक ट्रेंड अच्छा बनेगा, और उसके लिए हमें प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक दीज आर द स्ट्रैटेजीज वी आर वर्किंग ऑन। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट इस समय आप क्लियरली दोनों इंडाइसेस को लेकर पॉजिटिव हैं, इस रिवर्सल की उम्मीद है, लेकिन किस स्ट्राइक पर आप क्या ट्रेड इस समय असाइन कर रहे हैं आशु, टू बी मोर प्रिसाइज? तो हर्षदा एक अभी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करता हूं कि अगर किसी का इंटरेस्ट हो, हमने एक अभी मतलब एक स्ट्रैटेजी जो डिवाइस की है क्लाइंट से शेयर करने के लिए कि नेक्स्ट
17,200 की एक कॉल लेनी चाहिए और 17,500 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। अभी राइट नाउ इंडेक्स चल रहा है 17,100, तो अगर मैं 17,200 की कॉल लेता हूं और 17,500 की 2 बेचता हूं तो हर्षदा ये मेरी कॉस्ट आएगी अराउंड 68 to 70 रुपीज। सो 70 रुपए के प्रीमियम पे हर्षदा मैं पूरी अपमूव पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। डाउनवर्ड लॉस क्या है मेरा? सिर्फ 70 रुपए, और वो भी 70 रुपए 29 मार्च को होगा कि 70 रहती है या नहीं रहती है, या उसमें कुछ कर सकते हैं। बट और मैं सेफ कहां तक हूं? अगर मैं 17,200 की एक लेके 17,500 बेचता हूं 17,800 तक, मुझे लगता है कि जो अगर रिवर्सल आया, जो ये बना, तो ये हमारे को 17,500-600 तक ले जा सकता है, जो कि स्प्रेड का पीक प्रॉफिट होगा, और मैं इंडेक्स में पूरी पार्टिसिपेशन भी कर पाऊंगा, और सिर्फ 70 रुपए से। आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, जो मुझे लगता है कि क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को हम शेयर करेंगे, करना चाहिए। और इससे डर नीचे का, देखिए हर्षदा, मेरे को तो हमेशा डर नीचे का रहता है। हादसा नीचे का होता है, ऊपर का कभी नहीं होता। ऊपर का तो रिवर्सल, शॉर्ट कवरिंग हम 5 बार बोल चुके हैं, नहीं आती है, शायद 6ठी बार आ जाए। पार्टिसिपेट कैसे करना है? सो तो डे बाय डे ये प्लेन वनीला ये सब चीजें है ना, ट्रेड क्या करना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ट्रेड कैसे करना है। व्हाट टू ट्रेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ टू ट्रेड will gain more importance, and I think Anuj knows the value of all this, so probably this can turn out to be a good trade and one can heartily participate. आशु सर, मैं नोट नहीं कर पाया, एक तो बैंक निफ्टी पे आइएगा, आप बताइएगा बैंक निफ्टी पे आपकी और रणनीति क्या है। ये आप 29 मार्च की 2 कॉल ले रहे हैं, मतलब 54 108 रुपए यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका डेबिट है, और ये 29,500 ये 17,500 बेच रहे हैं सर। एक सेकेंड, 29 मार्च की जो 17,200 की कॉल का रेट चल रहा है इस वक्त 135-36 रुपए, और 17,500 की 29 मार्च का रेट चल रहा है 31-32। तो 31-32 रुपए की मैं 2 बेचता हूँ, वो 64 रुपए की बिकेंगी, और जो मैं लूंगा वो 135 की। तो मेरी कॉस्ट कोई 70 रुपए की आ रही है। 17,200 की एक कॉल लेके 17,500 की 2 कॉल बेचना, 1:2 बुल कॉल रेशियो स्प्रेड है ये। ठीक है, समझ गया सर। मैं यहाँ पे एक्चुअली प्रीमियम मैंने देख लिए थे, स्क्रीन पे आ गए थे, वो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के थे, माफी चाहूंगा। ठीक है, ये रणनीति आपकी स्क्रीन पे है। आशु सर, निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या रहा है आपकी? बैंक निफ्टी का स्प्रेड तो मुझे लगता है कि क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ना थोड़ा सा प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो वो मैं अगले हफ्ते का नहीं बना रहा, वो हम इसी वीक का शेयर कर रहे हैं, एंड विच कुड बी के 40,000 लेके 40,500 की 2 बेच सकते हैं। इसमें भी 100-125 रुपए की कॉस्ट बन सकती है, बट ये ट्रेड जो है ना वीरेंद्र, मुझे लगता है कि परसों तक के लिए है, ये अगले हफ्ते में नहीं होगा, क्योंकि अगर अगले हफ्ते का हम बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा है, और रिस्क रिवॉर्ड मुझे बैंक निफ्टी में इतना फेवरेबल नहीं लगता। हालांकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने एक ट्रैक्शन दिखाई है और एक मूव अच्छा लगता है, बट स्टिल मतलब मुझे निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी से, क्योंकि प्रॉब्लम बैंक निफ्टी के अंदर है और बैंक के जो कंपोनेंट है वो भी इतना दम नहीं दिखा रहे हैं। सो इसीलिए हमने नेक्स्ट वीक का लिया ताकि मेरे प्रीमियम्स खराब ना हो और मेरे पास एक पूरी ऑप्शन मेरे हाथ में रहे। तो बैंक निफ्टी का स्प्रेड अगर बनेगा तो वो परसों तक की जो इसी एक्सपायरी का होगा, निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस बैक आएगा अच्छा आ सकता है, और उस बाउंस बैक में सारी लॉन्ग पोजीशंस को फिर धीरे धीरे कम करना चाहिए। वी आर नॉट आउट ऑफ गुड्स, हम कोई बुल मार्केट में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि बुल मार्केट की करेक्शन है, बुल मार्केट की करेक्शन डीप रह सकती है, तो ये एक रिवर्सल भी थोड़ा शार्प हो सकता है, बट विद ए कैविएट, जो असली शार्प रिवर्सल है वो यूक्रेन और रशिया ट्रिगर है, वो फेड वेड का कुछ नहीं। अच्छा आशु, एक और चीज़, फिर आईटी में कुछ व्यू बन रहा है क्या आपका इस समय? लार्ज कैप आईटी में जो रिवर्सल आया, सीवियर रिवर्सल, ये यूएस में बैंकिंग क्राइसिस को लेकर, और क्योंकि बीएफएसआई सबसे बड़ा क्लाइंट है आईटी का, या एक नी जर्क है ये, यहाँ पर आप बाय करेंगे अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह से, कोई अप्रोच यहाँ पर? पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब आईटी के बाद अच्छे टाइम आए, अच्छे विकल्प आए, अच्छे रीजन आए, तब भी नहीं चल पाया, तो क्या चलेगा आईटी? मतलब क्यों हम अंडर परफॉर्मिंग चीज में, अभी हमने जो बार्गेन हंटिंग या अंडर परफॉर्मेंस वाली चीजों को ले लेके देखा है, क्या मिला क्या 1-1.5 साल में? कुछ नहीं मिलता अनु। सो मुझे लगता है कि ट्रेड अगर करना है तो इंडेक्स के साथ ही रहना चाहिए। रिवर्सल आएगा, पैसे बनेंगे, मजा आएगा, इंडेक्स में ही आएगा, नहीं तो आप फिर किसी ना किसी ऐसे थीम में फंस जाएंगे जो अंडर परफॉर्म करेगा, एंड विल बी लेफ्ट विद फ्रस्ट्रेशन। सो ये आईटी वाईटी में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अब आप कहेंगे, मतलब यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, अगर निफ्टी बुलिश है तो कोई ना कोई कंपोनेंट तो बनेगा। आई डोंट वांट टू ट्राई दैट कंपोनेंट, आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग ऑन द कंपोनेंट। इफ आई गो राइट, आई मीन देन मजा आना चाहिए राइट होने का। उसमें भी फिर अगर मतलब इधर उधर के स्टॉक्स पकड़ लिए
तो क्या क्या फायदा, कुछ ना कुछ ओवरबॉट निकलेगा। अच्छा, ओवरबॉट में अब एक्सपायरी, हमारे को एक्सपायरी भी है। आज अनुज ट्रेड कैसे होता है, एक तो लोग जो शॉर्ट कर रहे हैं वो करते हैं, एक अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी इंडेक्स शॉर्टिंग करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं बेचा जाता। वो उससे तो इतना प्यार हो जाता है कि मैं अपने स्टॉक को नहीं बेचूंगा, दूसरी कोई चीज बेच दूंगा। तो दूसरी क्या चीज होती है? इंडेक्स। तो इंडेक्स में रिकवरी बेटर और शार्प आएगी। सो आई थिंक टू पार्टिसिपेट इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। आशु, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर क्या विचार हैं, क्योंकि ये स्टॉक इनफैक्ट लगातार दबाव में रहा है पिछले 1.5-2 हफ्तों से 52 वीक लो पर। आज यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है। कुछ संकेत आप पढ़ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये स्टॉक फेवर में रहेगा? बाकी ब्रोकरेजेस तो ऑफ कोर्स एक तेजी का व्यू दे रही हैं। हर्षिता, 2 दिन पहले तक मतलब परसों भी हमने रिलायंस की पुट्स लेने की एक पुट स्प्रेड बनाया था, क्योंकि रिलायंस वीक लग रहा था, क्योंकि इस एक्सपायरी का वन ऑफ द बिगेस्ट ओवरबॉट कैंडिडेट है रिलायंस, और उसने 2200 के नीचे का घर दिखाया। और उसके बाद आज CLSA की रिपोर्ट पे और वो इंश्योरेंस की न्यूज पे एक शार्प रिवर्सल आया। लेकिन हर्षिता, हैविंग सेड दैट, मीडियम टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है, बट इस एक्सपायरी के लिए इन रेट्स पे मैं रिलायंस में बाय नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि जो सारी चीज होती है ना, एंड में क्या होता है, जब व्हेन यू आर इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में एक हम एक्सपायरी अलर्ट निकालते हैं कि कौन कौन से एक्सीडेंटल कैंडिडेट्स हैं जिसमें मतलब इस एक्सपायरी के लोग फंस चुके हैं और वो ऊपर नहीं जाएंगे या उनके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और वो जो टम्बल डाउन हो सकते हैं। तो इतने महीनों बाद, प्रॉब्ली नॉट महीने, आई थिंक मोर देन ए ईयर, आफ्टर मोर देन ए ईयर, रिलायंस हैज कम इनटू दैट लिस्ट कि ये बहुत ही ओवरबॉट स्टॉक है और लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो मेरा मानना होता है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में कुछ भी हो, सही गलत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक्सपायरी में तो टेक्निकल पोजीशन की जीत होती है। सो फॉर प्योरली बिकॉज ऑफ उस रीजन की वजह से मैं रिलायंस को, मतलब ये 2270 पे जो फ्यूचर चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी गुड न्यूज, मैं इसमें बाय नहीं दूंगा जब तक एक डिप ना आ जाए या ये एक्सपायरी ना निपट जाए। आई वांट टू बी श्योर, बिकॉज क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम वो जब इधर उधर थोड़ा सा भटक जाते हैं किसी वजह से कि एक्सपायरी में, क्योंकि मैं विशफुल हो जाता हूँ और जीत एक्सपायरी की टेक्निकल पोजीशन की होती है। तो इस रिवर्सल में जरूर एक डेटा हो सकता है कि अगले 2 दिन में जितने फंसे हुए लोग हैं वो निकल जाए। बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अनुज कि ऑफ ऑल दी इंक्वायरीज, या मैं जब बाकियों को देखता हूँ किन किन स्टॉक्स में, लाइक टाटा पावर इज द मोस्ट कॉमन स्टॉक, और प्रॉब्ली सेल भेल बिकम्स इनटू द मोस्ट कॉमन लिस्ट, एंड सो इज द टाटा मोटर, टाटा स्टील एंड मेनी अदर स्टॉक। But for the first time after many months, I've seen Reliance coming into that bucket where lot of short-term positions people are stuck. So if they get exit, then obviously it will be out of that bucket. But I will have to be sure about that. So अभी मैं थोड़ा सा circumspect हूँ Reliance के लिए। चलिए आशु, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज सामने रखने के लिए। मार्केट इस समय डे हाई की तरफ और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 40,000। अब 40,000 क्रॉस करना थोड़ा टफ होगा शायद, और शायद 40,000 पर एक प्रोग्राम ट्रेडर भी बैठा हो जो सेल करे, लेकिन 39,950 तक गए अब हम निफ्टी में, और 17,115 सॉरी बैंक निफ्टी में, और 17,115 निफ्टी में। जुबान पर आया तो शायद निफ्टी भी जाएगा 39,000 पर राशिदा कभी ना कभी हमारी लाइफ टाइम में। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब 4 का चौका उसकी शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले लेंगे हम सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन आज मानस के थ्रू। मानस, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ABB पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 5 सेशन से करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सपोर्ट ले रहा था। फाइनली आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ABB के ऑप्शन को खरीदेंगे। 3400 वाला कॉल ऑप्शन 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 29 रुपीज के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी है 90 रुपीज के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड सामने आता हुआ, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी ABB में दिख रही है। आपको याद होगा कल से ही दरअसल इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। श्रीकांत, आपकी बारी। वायदा का सुपरस्टार। श्रीकांत, आप म्यूट पर हैं। करेक्ट। तो अगर वायदे के सुपरस्टार की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इसमें एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है। कल एक इसमें बड़ा एक सेल ऑफ था, उस सेल ऑफ को उसने रिवर्स करते हुए आज की जो अभी तक की क्लोजिंग रखी है वो डे हाइस के करीब की रखी है। मुझे लगता है कि लास्ट में और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बनेगी और ये स्टॉक शायद 5770 से लेकर 5800 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 5710-15 के करीब बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करें।
स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 5675 के करीब का। ओके, बजाज फाइनेंस आप यहाँ पे पुल बैक ट्रेड विटनेस कर रहे हैं, राय दे रहे हैं 57 से 34 पर उसको लेने के लिए। स्वाति जी पिक कर रही हैं आज का चार्ट का चमत्कार। स्वाति, ट्रेड क्या होगा आपका? आज के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी रैम्को सीमेंट्स पे, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स पे हम लोग ने काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली नजर आई है, जैसे कि ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी सब ये बाउंस बैक रैली में नजर आ रहे हैं। रैम्को सीमेंट भी आज भी इंट्राडे बेसिस पे 1% प्लस है। हम देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने रिस्पेक्ट किया है, वहां से पुल बैक रैली नजर है। नीचे में मल्टीपल सपोर्ट्स बने हैं 705 के लेवल्स पे। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा। 726 के आसपास हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। 715 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 760। ओके, अच्छा अब बजाज फाइनेंस एक बार लेकर आइए। बजाज फाइनेंस का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस और HDFC ये दो स्टॉक्स जो फाइनेंशियल निफ्टी में हैं लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं है, और ये दोनों के दोनों अब डे हाई पर इस समय। HDFC का भी इंटरडे आएगा आपकी स्क्रीन पर, HDFC डे हाई पर, और शानदार मूव इन दोनों स्टॉक्स में इस समय। और 3 PM मूव लग रहा है मार्केट अब थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करेगा और 40,000 के लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बैंक निफ्टी पर। निफ्टी लेकिन 17,100 के ऊपर। मिड कैप फंडा ट्रेड रह गई है। मयूरेश, क्या स्टॉक चुना आपने? तो पावर स्पेस आई थिंक इज समथिंग दैट इज ऑन आवर रडार। ऑब्वियसली आई थिंक निफ्टी को आज और कल मेंटेन करनी चाहिए ये लेवल्स, और अगर फॉलो थ्रू है जैसे हम बार मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा इजाफा हो सकता है। बट पावर मेक विद इन दी पावर एंसिलरी स्पेस ये कंडीशनल बाय होगा विद द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन 2300 रुपए के ऊपर निकले तो। 2-3 चीजें आई थिंक O&M में एक सबसे बड़े प्रोड्यूसर और फैसिलिटेटर है पावर बैंक का। पावर में तो ये करते ही हैं अच्छा खासा योगदान, नॉन पावर से भी अच्छा खासा आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहाँ पे इरेक्शन उनके प्लांट्स का होता है, मेंटेनेंस होता है, सिविल वर्क्स होती है और O&M वर्क होता है। तो जो FY22 के नतीजे थे और जो नंबर्स आए थे 2700 करोड़ के आसपास इन्होंने टॉप लाइन बनाई थी with 11% margin. They're already around 2,400 odd crores 9 महीनों में with 11.6% margin. डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं। जो इनको एक माइंड डेवलपमेंट का काम मिला है CCL से 9,900 करोड़ का है टू बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 years. सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें कि जितनी इनकी शेयर है 400 करोड़ इजाफा क्लियर सिर्फ ये प्रोजेक्ट से होगा अगले वित्त वर्ष से with a very very good margin going forward as well. मुझे लगता है आई थिंक as a space power expected to do well. Power में conditional buy होगा, बट मेरे हिसाब से आपके buy watch list पे जरूर। को एक ट्रेड इस समय जो सामने निकल कर आ रहा है, चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दिए। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई थी। ABB पर नजरें हैं मानस की। ABB का 3400 का कॉल इन्होंने सुझाया जो 54 पर अवेलेबल है, 90 तक जाने की क्षमता रखता है। फिर आया श्रीकांत चौहान का बजाज फाइनेंस वायदा का ट्रेड। ये वायदे का सुपरस्टार 5770 और 5800 के लिए तेजी करें। स्टॉक में आज 3% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। चार्ट का चमत्कार में रैम्को सीमेंट चुना है स्वाति ने 760 के टारगेट के लिए, और साथ ही साथ अब फंडा के तौर पर पावर मेक की बात हो रही है। तो ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जहां पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा, कुछ देर पहले क्योंकि हम मुथूट की बात कर रहे थे, उसके साथ ही कैथलिक सीरियन बैंक का स्टॉक एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये और फेडरल बैंक दरअसल मुथूट मनप्पुरम को अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के लिहाज से इनका भी सॉलिड बना हुआ है। तो 9-10% तक के गेन्स उधर भी बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक मूव मजबूत देखने को मिला है। लेकिन आखिरी आधे घंटे में देखिए मजबूती के ट्रेंड में और भी रुझान तेजी का। ऑटो कंपनियों में बजाज ऑटो अपने नाम करता हुआ स्टॉक करीब 3% के गेन्स दिखा रहा है। इसकी हमने चर्चा नहीं की है अब तक, लेकिन मोमेंटम है, वॉल्यूम एक्शन भी डिसेंट है। मानस, क्या कोई ट्रेड लेंगे बजाज ऑटो में आज के मूव के बाद? देखिए ऑलरेडी हमने एक मूव देख लिया आज बजाज ऑटो में। अब एक हर्डल दिखता है 3940 की रेंज में एक हर्डल है। जब वो क्रॉस हो जाएंगे तब आपको फिर से एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी तक चार्ट पे वीकनेस नहीं है, इसलिए अपने लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए। 3875 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, पोजीशन में बने रहे। अगर 3940 के ऊपर निकला तब कम से कम 100 से 125 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप अगर ऑटो स्पेस में कहीं हुआ था तो वो था
आपका बजाज ऑटो। अच्छा, अब आप लेके आइए ABB। इसकी प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। एक बार श्रीकांत 3403 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। कैपिटल गुड्स स्पेस में जरा प्लीज़ एक बार मैं शीट को टटोल लेता हूँ यहाँ पे। कैप गुड्स 0.9 to 2.1% OI एडिशन, और ABB में क्या हुआ है 3%, यानी थर्ड हाईएस्ट OI गेनर, याद रखिएगा। शानदार मूव यहाँ पे। उसके बाद एक दो स्टॉक और लेके आइए जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार आप ABB के बाद लेके आइए जिसमें मोमेंटम मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शंस में काफ़ी वाइल्ड है। कैनरा बैंक टॉप OI गेनर इन बैंकिंग स्पेस PSU बैंकिंग बास्केट पे, और 10 डे मार्क को स्ट्राइक करता हुआ आपका कैनरा बैंक 284 एट डे हाई। श्रीकांत जरा एक बार कैनरा बैंक को देखेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन ग्रिप करना चाहेंगे आप? OI एडिशंस देखिए, आज सबसे वाइल्ड बैंकिंग में OI एडिशन कैनरा बैंक में हुआ है 284। आपका टेक श्रीकांत? या बिल्कुल, अगर कैनरा बैंक के अगर शॉर्ट टर्म चार्ट को देखते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और कई बार इसने 280 278 के करीब अच्छा सपोर्ट लिया है, और 300 310 के लेवल्स भी दिखाए हैं। जैसे आज बैंक में तेजी बनी है, और अगर बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट को देखते हैं तो वहां पे अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी बना है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी या बैंक स्टॉक्स में थोड़ी और भी तेजी यहाँ से बनेगी, और अगर कैनरा बैंक यहाँ से अगर टेक्निकली देखे तो लगता है कि कम से कम वापस 300 या 305 के लेवल्स दिखा सकता है, और करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है कोई ऑप्शन तो मुझे लगता है फिर वो जो एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन है इसे लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 280 के करीब का जो कॉल ऑप्शन है इसमें, दैट इज कोटिंग एट 8.5 to 8.75। काफी नजदीक का स्टॉप लॉस रखे, अराउंड 6 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट हमें लगता है कि ये 14 से 16 रुपए के दिखा सकता है। चलिए अब आइए थोड़ा सा ना इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले डेटा पे बात कर लेते हैं। अनुज, एक बड़ा इवेंट है, ठीक है, अब FIs के शॉर्ट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स आप और मैं रोज देखते हैं। आज इस मार्केट ने क्या मैसेज देने की कोशिश करी है? निफ्टी बैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मैसेज या फिर मैसेज देने में आज लीड कर रहा है, 200 डे मार्क को टच किया। निफ्टी में बावजूद इसके कि रिलायंस ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया, उतना स्ट्रांग मूव आई थिंक वो 150 की ट्रैजेक्टरी को पार करने का अब तक मेरे को विजिबल नहीं था। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोजिंग को, जहां पे कुछ मैसेज निफ्टी बैंक ने दिया, कुछ आधा अधूरा मैसेज निफ्टी ने दिया, और निफ्टी IT ने अभी भी कोई मैसेज नहीं दिया? नहीं वीरू, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें इशू क्या है, ये FOMC की मीटिंग एक्चुअली 2 दिन की होती है। अगर ये आज आउटकम आ रहा होता ना तो शायद क्लोज को मैं बहुत पॉजिटिव मानता, आज के क्लोज को। फिर मैं मान लेता कि मार्केट एक बड़ी अजम्पशन के साथ जा रहा है। US मार्केट में भी नॉर्मली मार्केट्स फेड के इवेंट से पहले थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये इतना कुछ हो गया है फेड के लिए करने के लिए। देखिए फेड क्या करेगा, बेसिकली फेड से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 1 महीने पहले तक अजम्पशन थी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की, अब वो अजम्पशन ऑलरेडी गिरकर 25 बेसिस पॉइंट की तो हो चुकी है, और आउटलायर एक ये भी है कि शायद पॉज आ जाए। अगर पॉज आ गया तो मुझे लग रहा है फिर मार्केट में एक बड़ी रैली आएगी, और ये शायद मार्केट इसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि देखिए हम इतना गिर चुके हैं मार्केट पर, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये फेड का मूव ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। उसके बाद वापस ये जो बैंकों को लेकर क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर जो US मार्केट में फिर से मामला आगे बढ़ेगा, उस पर वापस फोकस करेंगे। और ये हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए, देखिए 1 लाइन में मार्केट नहीं करेगा। अब मेरा एक व्यू है FIs की पोजीशनिंग को देखकर और एक चार्ट्स को देखकर कि 16,800 एक बार मार्केट तोड़ेगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले एक बार आपको 17,250 17,300 तक की रैली दिखा दे निफ्टी, उसके बाद तोड़े उसको। और जैसा आपने कहा कि बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़े बहुत इंडिकेशन दिए, IT ने फिर भी कुछ खास किया नहीं है। और बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 दिन में आपने नोटिस किया होगा एक सेलिंग एग्जॉशन दिखाया है पिछले 2-3 दिन लगातार। कल भी बैंक निफ्टी में इतनी इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग नहीं हुई जितनी निफ्टी में हुई थी, और एक्सिस, ICICI बैंक, ये सब स्टॉक्स देखें आप पिछले 2-3 दिन में, तो लास्ट आवर में थोड़ी कवरिंग है इन स्टॉक्स में। अच्छा अनुज, कोई कह रहा है पॉज, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 50। अच्छा, अगर नहीं किया फेड ने
तो क्या लगता है कि मतलब एक जनरल बात है, मतलब जैसे मुझे आइसोलेशन में एक कमरे में बैठ के एक फैसला करना हो या फिर आपको करना हो, क्या लगता है कि अगर कुछ नहीं किया हाइक तो ये कहेंगे ना कि फेड डर गया और एटलीस्ट आई थिंक बाजार को संभालने के लिए आ गया इंस्टेड ऑफ मतलब अपने इन्फ्लेशन को अरेस्ट करने की जो उनकी मुहिम थी उसको संभालने के खिलाफ? नहीं बिल्कुल, वो उस वक्त तो ये लगेगा पैनिक मूव होगा वो। देखिए ये हो सकता है कि एक फेड ये कहे कि अभी के लिए हम अगर पॉज आया तो कि अभी के लिए हम पॉज ले रहे हैं क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हमारे सामने है और इस समय मार्केट को हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन पर बैटल अभी भी बरकरार है। लेकिन वो खिचड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है जो पावल साहब का एक इमेज रही है, मुझे लगता नहीं कि वो इतना क्लोज आकर इन्फ्लेशन बैटल के उसके बाद उसको एकदम छोड़ देंगे। उनके लिए वो अभी भी मेरे ख्याल से नंबर 1 बैटल है। इस पर ना कुछ रिपोर्ट्स मैं पढ़ रही थी पिछले हफ्ते की क्या करेगा फेड, स्पेशली इन द लाइट ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक और जो दूसरे बैंक्स। तो जो बिग शॉट के लिए काफी मशहूर लोग थे, उन्होंने कहा था कि अगर फेड पॉज कर लेता है तो मार्केट के लिए और भी बुरा रहेगा। तो नीजक में शायद आपको थोड़ा सा एक दिन या आधे दिन के लिए तेजी दिख जाएगी, फिर सबको महसूस होगा कि नई सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए फेड भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये ना कैच 22 है। कैच 22 है। ये तो वही है कि बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, मतलब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, खराब ऑप्शन नंबर 1 वर्सेस खराब ऑप्शन नंबर 2, आप क्या चुनेंगे? मुझे लग रहा है कि मार्केट के बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक फिर भी करें और उसके बाद बोलें कि नहीं, हमारी बैटल अभी भी कायम है। वो मेरे ख्याल से बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट के लिए। जी हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी आईटी आज भी डे लो पर क्लोज हो रहा है, डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास क्लोज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो आइसोलेशन में सिर्फ एक निफ्टी बैंक ने एक मैसेज दिया, अदरवाइज निफ्टी अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाके प्लेस नहीं हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि अभी भी फर्स्ट कॉल राइटर के जोन को बहुत स्ट्रांगली आपने पेनिट्रेट, अपने स्ट्राइक या फिर बाइसेक्ट नहीं किया है। और निफ्टी आईटी इस वक्त अगर मैं आज के लो को देखूं ना तो इसने पैरेलली अगर आप देखें अलाइन कर लिया 10 जनवरी 2023 का लो, स्टिल एट डे लो 1% के लॉसेस के साथ। खैर, इस बाजार में एग्जैक्टली इस वक्त डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, यतिन के पास चलते हैं। डीलर्स एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं? यतिन, आज के 2 स्टॉक फ्यूचर्स। गुड आफ्टरनून। देखिए वीरू, येस्टरडे डीलर्स ने बैंकिंग की जो है वो चेष्टा की थी खरीदने की, और आज बैंकिंग में मोमेंटम है और वहीं कंटिन्यूड करके उनको लगता है एनबीएफसीज में भी शॉर्ट कवरिंग अभी भी बाकी है। एमएनएम फाइनेंस एक स्टॉक है जहां वो खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट एमएनएम फाइनेंस में वो बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। शायद उनको लगता है 235 से 240 के टारगेट्स यहाँ मिलने चाहिए 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। और इन जनरल हम देख रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसीज में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का फ्लेवर आज दिखाई पड़ रहा है बाजार में। इसके अलावा एल&टी स्टॉक टॉप से करेक्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और उनको लगता है कि पोजिशनली यहाँ 40 से 60 रुपए तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। तो एल&टी में भी वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर रही हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों एमएनएम फाइनेंस और एल&टी पे डीलर्स जो है बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एल&टी जो 33 रुपए की बढ़त पर 1.5% ऊपर, और एमएनएम फाइनेंशियल में भी खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह फिलहाल डीलर्स के रेडार पर। चलिए अब हमारे जानकार क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं एसटीबीटी या बीटीएसटी के तौर पर। मेरे ख्याल में बीटीएसटी ट्रेड्स ही रहेंगे। श्रीकांत बताइए। बिल्कुल, तो अगर इस चॉपीनेस वाले मार्केट में अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से दालमिया भारत ये एक स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। थोड़ी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी तेजी है, अल्ट्राटेक में मोमेंटम दिख रहा है, अंबुजा में थोड़ी एक्टिविटी है। दालमिया भारत अगर आप देखें तो वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता है, 1750 होता है, उसके बाद 1950 हो जाता है। करंट लेवल से उसे लॉन्ग करें 1820 1825 में, टारगेट्स रखे 1900 1925 के, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 1790 रुपए का। ओके, तो चलिए डालमिया भारत यहाँ पर एक कॉल लेना है। गाबा सर, आपकी बीटीएसटी ट्रेड? अपोलो टायर्स स्टॉक है, अपोलो टायर्स ट्रेड कर रहा है 317 के आसपास, लगता है 322-23 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 315 अपोलो टायर्स। जी अपोलो टायर्स आपका बाय है और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके अपोलो टायर्स ट्रेड करता हुआ। सुदीप, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए?
वीरू जी, मेरी पिक होगी टाइटन। स्टॉक पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर आज क्लोज दे रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ, और ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग साइड पे हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है टाइटन BTST करके जा सकते हैं 2475 के स्टॉप लॉस से 2560 के टारगेट के लिए। ओके, टाइटन में एक अपॉर्चुनिटी। मानस, आपकी क्या राय रहेगी, क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, ICICI बैंक पे ट्रेड लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 844 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 875 के टारगेट के लिए। ओके, देखिए 40,000 को वेट करना पड़ेगा और पिछले 5 मिनटों में, और एक्चुअली हो सकता है कि शायद फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी फैक्टर रहा हो। वो जो 17,800 की कॉल पर नज़र थी वो ज़ीरो होने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी अब 17,800 के नीचे आ चुका है, 17,780 के करीब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, और इसलिए उसी ने थोड़ा इम्पैक्ट भी डाला है 17,794। तो वो 17,800 की कॉल जो उस समय 20-22 रुपये थी, मेरे ख्याल से अब इस समय ज़ीरो के काफ़ी करीब होगी, 6 रुपये के करीब है। तो ये प्रॉब्लम होती है ट्यूसडे को, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर एक्शन होता है। लेकिन बैंक निफ्टी 39,862 पर, और एक बार ज़रा इंडसइंड बैंक लेकर आइए। इंडसइंड बैंक में हल्की सी मुनाफा वसूली हायर लेवल से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी आप हल्का सा एक मूव देखेंगे हायर लेवल से, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ आप। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी तेज़ी है, रिलायंस एक बार ज़रा वापस स्क्रीन पर लाइए। फ्रेश इंट्राडे हाई, और आज दिन का हाईएस्ट लेवल रिलायंस का 2271, और ये अभी इसने लगाया फ्रेश। और बजाज फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने शानदार आज एक मूव दिखाया है। ये दोनों स्टॉक्स जो हैं काफ़ी मतलब काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इन दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी। इनफैक्ट रिलायंस तो 52 वीक लो से घुमा है, और बजाज फाइनेंस भी 52 वीक लो के सिर्फ 9% दूर रह गया था। एक्चुअली आज के मूव को हटा दे तो सिर्फ 5 या 6% दूर रह गया था, वहाँ से एक मूव आया है। मयूरेश, कोई व्यू इस पर, बजाज फाइनेंस पर? आई थिंक जो नंबर्स प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही थी, शायद पचा चुका है स्टॉक एज अ होल। बट जनरली आई थिंक जो AUM ग्रोथ है, जो ये सुपर ऐप डेवलप कर रहे हैं, जो पूरी इकोसिस्टम है इनकी, स्पेसिफिकली आई थिंक डेटाबेस को लेके और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, आई थिंक दैट शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन अगले कुछ महीनों में। क्लियरली अक्रॉस बकेट्स दिस स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं आई थिंक Q4 नंबर्स अगर ठीक ठाक रहे तो एक गेम चेंजर रह सकते हैं और एक री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। चलिए, कोफोर्ज ने एक अनाउंसमेंट की है कि Q4 रिजल्ट्स आएंगे 27 अप्रैल को। ये फिर रिमाइंड कर रहा है कि बस अब अर्निंग सीजन वापस स्टार्ट होने वाला है, और ये वाला अर्निंग सीजन 2 महीने चलता है। ये ईयर एंड वाला है। ये सबसे ज्यादा पेनफुल पीरियड होता है, क्योंकि बीच में ऐसे लगता है कि कुछ नतीजे बंद हो गए और फिर से सिलसिला बढ़ जाता है। लेकिन आई थिंक अप्रैल 10th ऑनवर्ड्स नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे बाकी दिग्गज कंपनियों के। 7 या 8 से शुरू हो जाते हैं। तो आप वो ईस्टर की छुट्टी से वापस लौटेंगे सब लोग, और फिर राइट इनटू द बैंक मिडिल ऑफ अर्निंग सीजन। अच्छा, क्योंकि आप बजाज फाइनेंस और रिलायंस की बात कर रहे थे अनुज, 1-2 और ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा है सब्सटेंशियली काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया मार्ट मिसाल के तौर पर है ये छोटे टिकट साइज का स्टॉक, लेकिन आपको याद होगा कोविड के एरा में ये 9,000 10,000 तक के लेवल्स दिखा के गया है। अब दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर रिकवरी आई, आज 200 रुपए का मूव, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन पर मेरी ज्यादा नजरें गई हैं जो 20-21% का है। श्रीकांत, ये बताइए, ये आज की तेजी कंसिडरिंग ये 4100 के आसपास दिसंबर में ही था, और अब मार्च के महीने में हमने देखा है करीब 1,000 रुपए का मूव आ चुका है। क्या अब यहाँ से और बढ़त की संभावना है क्या? वाला जो एग्जिट हुआ ना, उसमें थोड़ा बिल्कुल। तो अगर इंडिया मार्ट के अगर डेली चार्ट को देखते हैं या वीकली मंथली चार्ट को देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि ये स्टॉक अपने एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया है, और पिछले साल एग्जैक्टली फरवरी मार्च महीने में ये स्टॉक तकरीबन 5200-5400 के करीब था। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी और तेजी बनेगी, क्योंकि ये लगातार वीक मार्केट में अपने स्विंग हाइज को क्रॉस कर रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें और भी आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन 5500 के करीब हमें लगता है कि बड़ा रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो करंट लेवल से, जैसे कि इसमें ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, स्विंग हाई क्रॉस किया है, बिल्कुल लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 100 रुपए के करीब का, यानी कि 5,000 के करीब का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना के इसे राइड किया जा सकता है। ओके, हर्षदा, सुबह आज ये सजेस्ट की गई थी 4 का चौका में, इसको FNO सुपरस्टार में राजेश पालविया ने लिया था, और मेरे ख्याल से उनके सारे टारगेट्स मीट हुए हैं, और शानदार ट्रेड रही है आज इंडिया मार्ट की। सुबह आइडेंटिफाई हुई थी
और सारे के सारे टारगेट्स वहाँ हिट हुए। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ मैं ऑनलाइन डिजिटल मीडियम पे भी पढ़ रही थी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है 2027 तक बिजनेस पूरा डबल, स्पेशली टर्नओवर डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो कल्मिनेशन हो सकता है, लेकिन आज क्लियरली एक अच्छा ट्रेड जो सुबह में आइडेंटिफाई हुआ और अब भी तेजी है यहाँ पर यहाँ स्टॉक में। अच्छा, एक और ट्रेड जिस पर मेरी नज़र अभी अभी जा रही है, श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, क्योंकि डीलिंग रूम चेक में एक पिक के तौर पर उभर कर आया है। सुदीप, श्रीराम फाइनेंस का ये मूव 3% का क्या तेजी बढ़ाएंगे आगे? अर्चना जी, जो हिसाब से श्रीराम फाइनेंस में आज हम मूव देख रहे हैं 3% का, बट अगर ओवरऑल हम चार्ट देखें तो चार्ट एक कंसेशन में ही ट्रेड कर रहा है 1200 और 1280 के बीच में पिछले एक डेढ़ महीने से। तो जब तक ये स्टॉक 1285 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, और 1280 इसका 200 DA में है, तो 1285 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लगता है यहाँ पे एक बड़ी तेजी कर सकते हैं। ये आज रब ऑफ इफेक्ट है जो बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस जहां से एक मूव आया है, पर आई वुड बी मोर कन्विंस्ड अगर ये स्टॉक 1280-85 के ऊपर बंद है, देन एक अच्छा रैली हमें दिखाए, तब जाके यहाँ पे एक कन्विक्शन आएगा और बाय करने में मतलब एटलीस्ट हम होल्ड कर पाएंगे ये स्टॉक को बाय करके। श्रीराम फाइनेंस, चलिए अभी काम करते हैं और क्लोजिंग के वक्त तक आते आते अगर आप देखें निफ्टी अपने हायर लेवल से लगभग 30 अंक शेयर हो चुका है, मतलब वो उतारा चल रहा है इस वक्त। जो इंट्राडे थे विदाउट टिकट्स जो थे वो अब थोड़ा सा उतरने की कोशिश करते हुए, और 39,852 इट्स निफ्टी बैंक। एक बार ब्रेथ देखने की कोशिश करते हैं आज की इस क्लोजिंग के पीछे। ब्रेथ देखिए, आज की सबसे बड़ी चीज़ अगर उपलब्धि कोई है तो हम कोलैप्स नहीं हुए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस ना कोलैप्स होने की टेंडेंसी के पीछे डेरिवेटिव्स की ब्रेथ कैसी थी? इट वाज नाइस, यस। 75 लॉन्ग्स और 49 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, ये तो चीज़ अच्छी थी। और इंडिया मार्ट, ABB, कैपिटल गुड स्पेस में जी एंटरटेनमेंट, श्रीराम फाइनेंस और IDFC, यहाँ कुछ अगर आप देखें लॉन्ग थे। लेकिन यहाँ बहुत दिग्गजों में अगर आप देखें, आई थिंक शायद 7वें 8वें पायदान पे रिलायंस आता, L&T आता और HDFC बैंक आता, एक्सिस बैंक आता। बट इनिशियली अगर आप देखें आज 75 में लॉन्ग थी। शॉर्ट कवरिंग HDFC AMC में और HDFC लाइफ में, पिनेबल एंटरप्राइजेस में, क्रॉम्पटन में, रिलायंस में आज मेगा शॉर्ट कवरिंग थी 3% की तेजी के पीछे अगर आप देखें आज शॉर्ट कवरिंग बड़ा कारण था। और शॉर्ट बिल्डअप मेट्रोपोलिस, गोदरेज CP, एम्फेसिस, मिड कैप IT में, बिरला सॉफ्ट और ग्लेनमार्क, इनमें यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप था। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी गेल में, और गेल में मेरे ख्याल से एक आज एडजस्टमेंट थी, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट। और बाकी GMR एयरपोर्ट्स, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टोरेंट पावर और पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे कंपनीज थे जो कि आज बैकफुट पे थे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो कि आई थिंक शायद वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की अगर आप देखें पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट क्लोज इसका आ रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इट्स HDFC करीब 2559 के स्तर पे। अच्छा, एक बार जरा मैं आपको सेक्टोरियल OI एडिशंस के बिहेवियर भी दिखाता हूँ कि क्या रहे आज। फाइनली अगर जाते जाते मैं देखूँ तो सबसे बड़ा सेक्टोरियल OI गेनर कौन था? इट वाज ऑटोमोबाइल्स। यस, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ और 0.3% बिल्डअप प्राइस इजाफे के साथ आज बजाज ऑटो 31% बिल्डअप, TVS मोटर्स यानी टू व्हीलर स्पेस के दो स्टॉक्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा, एंड स्पेशली बजाज ऑटो के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जरा बैंकिंग में आते हैं। बैंकिंग में क्या हाल था? SBI क्लोजिंग तक आते आते एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड में चला गया, 7.9% बिल्डअप। और SBI की अगर आप क्लोजिंग को देखें जिस ट्रेजेक्ट्री में आ रही है, जरा प्लीज़ एक बार SBI रखिएगा, इट्स 522, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप देखें ये जो वो 510, 508, 515 का जोन है वो सिक्योर करके ले जा रहा है, इससे अपना फ्रेश डाउन साइड नहीं खोला, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। और कैनरा बैंक में, PSU बैंकिंग बास्केट में और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में, और यहाँ पे बिल्डअप थे करीब 3.8 और 4.6%, और कोटक में 4.7%, और ICICI बैंक में करीब 4% बिल्डअप था। आज बैंकों में अच्छा बिल्डअप नजर आया। ICICI बैंक की क्लोजिंग कहाँ हो रही है? इट्स 851, अबव 10, अबव 200 और अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ऐसा क्लोज ICICI बैंक ने अगर आप मुझसे पूछें तो 9 मार्च के बाद पहली बार दिया है। शानदार क्लोज। और एक स्टॉक और मार्क कर देता हूं यहाँ पे जिसने कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, ABB का ये क्लोज 3407, मेरे ख्याल से ये क्लोज
पोस्ट 12 सितंबर 2022 अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तरों पर क्लोज। हर्षदा। जी हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्लोज और काफ़ी दिनों की लगातार बिकवाली के बाद ये बहुत बढ़िया रिलीफ देखने को मिला कि 17,105 पर। और ख़ास बात ये है कि तेज़ी के जो अटेम्प्ट्स थे वो फेल नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं था कि हम नेगेटिव टेरिटरी में गए फिर रिकवरी आई। हमने एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई है आज के दिन। करीब करीब 117 अंकों की बढ़त पर जो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी का। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक है जो 39,900 तक पहुंचा। उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले लेकिन थोड़ा सा दबाव आया। लेकिन देखते हैं यहाँ से आगे कितनी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स दिग्गजों के नाम ये मूव्स देखने को मिले हैं। एक दो ट्रेड्स पर अभी भी अगर क्योंकि मौका है राय ले लेते हैं हमारे जानकारों से। वायदे बाजार के ट्रेड्स स्पेशली गावा साहब, बैंकों की हम बात करें, कैनरा बैंक पर भी एक लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा ट्रेड या फिर इवन सो एसबीआई, क्या एसबीआई आपको लग रहा है कैसे लेवल पर आ गया है जो आज नहीं इतना पार्टिसिपेट कर पाया लेकिन कल कर सकता है? कल कर सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल एसबीआई का है, कल कर लो। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो टूट जाएगा, वरना मेरे को लगता है शायद एक अप मिले। लेकिन रियल कंफर्मेशन एसबीआई का आएगा जब वो 534 के ऊपर जाएगा। अब तक तो नो ट्रेड जोन पर है, एक्चुअली ऐसी जगह पर है जहां इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, सपोर्ट ले रहा है लेकिन कल क्या करेगा पता नहीं। कल ब्रीच होगा तो शॉर्ट, अप मूव मिलता है तो 534 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। ओके अच्छा, एक बार जरा जोमेटो का शेयर लेकर आइए। जोमेटो का स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट में डे लो पर, ये टॉप ट्रेडेड लिस्ट में शामिल है स्टॉक। लेकिन लास्ट कुछ मिनटों में यहाँ पर एक थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई देगी और उसके बाद बाकी एक दो स्टॉक्स और देखेंगे। पहले जोमेटो का स्टॉक देख लेते हैं और उसके बाद हाँ, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर इस समय लास्ट के कुछ मिनटों में एक बड़ी गिरावट। अच्छा, सीएसपी बैंक की बात की थी हर्षदा ने, तो उस रैली में, लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक हल्का सा डिक्लाइन भी आया है। लेकिन हाँ, करीब 8% के पॉजिटिव मूव के साथ ये स्टॉक इस समय काम कर रहा है। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है आपको। यूटीआई एएमसी लेकर आइए। यूटीआई एएमसी में देखिए क्या शानदार मूव आज इस समय, और 5.5% का मूव यूटीआई एएमसी में। याद रखिए सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से बहुत दूर हैं। यूटीआई एएमसी का फॉर एग्जांपल 52 वीक हाई 1025 था, वहाँ से करीब 34-35% नीचे है ये। तो ये मार्केट में एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट में ना हर्षदा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, परसीव्ड अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की भी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट को देख लीजिए, आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 25 से 75% तक गिर चुके हैं। 75% वाले तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, लेकिन इवन अदर स्टॉक्स भी, टीडी पावर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, वहाँ आप देख लीजिए किस तरीके का मूव है। उसके अलावा आप मतलब काफ़ी स्टॉक्स हैं। स्टोव क्राफ्ट करके एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब 35% गिर चुका है, तो काफ़ी 47% गिर चुका है एक्चुअली। तो आज वहाँ पर थोड़ी रैली है। तो आज कई ऐसे स्टॉक्स में रैली है जहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन हुई थी, लेकिन आज थोड़ी सी रैली है। तो ये आज की रैली का एक सेंटर पॉइंट ये है कि शुरुआत भले ही सिर्फ लार्ज कैप्स ने की थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा मिड कैप्स ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया। जी हाँ, क्योंकि एटलीस्ट दोपहर तक 12 साढ़े 12 बजे तक मिड कैप्स की तरफ से ज़्यादा कुछ हरकत हो ही नहीं रही थी। अब 170 अंकों का इजाफा देखने को मिला। आखिरी 2 मिनट के ट्रेड में हम उतर रहे हैं, तो अब वॉल की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज का दिन क्लियरली एक अच्छा दिन है। 17,127 याद रखिएगा डे हाई था। हम क्लोज जो दिखा रहे हैं करीब 17,110 के आसपास दिखाएंगे। एक बार डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से कि वहां पर अब इस क्लोजिंग में किस तरह के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कल शाम को हमारे 11:30 बजे के आसपास वो रिजल्ट्स आएंगे कि एफओएमसी ने फाइनल क्या डिसीजन लिया। डाउ फ्यूचर्स 186 पॉइंट ऊपर, नास्डैक में करीब 21 अंकों तक का इजाफा। ये है ताजा तस्वीर आपके लिए अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से। लेकिन भारतीय बाजारों में आज का दिन तेजी वाला रहा है, थोड़ी सी रैली वाला रहा है। राधा 500 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक आता हुआ। निफ्टी खुद 17,100 पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सपायरी हो रही है वो भी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आईटी का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। आईटी और साथ ही साथ एफएमसीजी
ये थोड़े से आज बैकफुट पर रहे हैं, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। HUL में दबाव, ITC में दबाव देखने को मिला है आज के दिन, और IT में ऑफ कोर्स HCL टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, TCS इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं था तेजी की तरफ। तेजी कहाँ हुई है और तेजी की कमान किसने संभाली? रिलायंस इंडस्ट्रीज अनडाउटेडली आज का बड़ा मूवर है, जिसने लगभग 3% से ज़्यादा का इजाफा दिखाया। इसे आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली ज़रूर आई है। ऑफकोर्स CLSE की रिपोर्ट ने भी मदद ही की है। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस का भी एक बड़ा योगदान आज के इस पुलबैक में, क्योंकि वो स्टॉक काफ़ी दिनों बाद अच्छी तेज़ी में, फिनसर्व पर भी हमने देखा था नजरें थी, तेजी आई, लेकिन फाइनेंस का योगदान ज़्यादा, करीब 3% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, HDFC जैसे काउंटर्स ने भी सेकेंड हाफ तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप पर, जहां पर आपको साफ दिखेगा किन स्टॉक्स की तेजी की वजह से आज हम वो पॉजिटिव क्लोज दिखाने में कामयाब रहे हैं। बैंकों का बोलबाला और ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, HDFC लाइफ जो करीब 4% ऊपर और SBI लाइफ जिसमें 2-2.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी। सोने की चमक का फायदा टाइटन जैसे स्टॉक्स के नाम है, मुथूट, मनप्पुरम, CSB बैंक जिसमें हमने देखा खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा आप गौर करिएगा भारतीय पॉजिटिव शेड के साथ क्लोज हो रहा है, खबर इसके लिए अच्छी थी। लेकिन पावर ग्रिड, HUL, ब्रिटानिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफेंसिव काउंटर्स हैं, चाहे वो पावर कंपनियां हो, चाहे वो FMCG स्टॉक्स हो, चाहे वो आपकी IT कंपनियां हो, वो साइडवेज रही, इंक्लूडिंग आपके जो फार्मा कंपनियां, DVs जैसे काउंटर्स में हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन। सिप्ला, सनफार्मा में हल्का हल्का करेक्शन देखने को मिला है। तो 17,160 पर ये दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं लगातार बिकवाली की ग्रिप में रह चुका बाजार एक रिलीफ रैली के इंतजार में था, जो आज स्क्रीन पर आ गई है। और निफ्टी बैंक में भी आज हमने देखा करीब 500 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं आज के दिन फिर सीधा सौदा के नतीजे कैसे साबित हुए हैं। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला, तेजी वाले ट्रेड्स आशीष ने पकड़े। स्टर्लिंग एंड विल्सन 5% ऊपर, UTI AMC 5% ऊपर, HDFC 5% ऊपर, HDFC AMC टू बी प्रिसाइज, और शेयर शिपिंग में भी करीब 2% तक का इजाफा देखने को मिला। नीरज ने IT में, L&T टेक में शॉर्ट का कॉल दिया, TCS में शॉर्ट का कॉल दिया। फिनिक्स मिल्स हाउएवर 2% ऊपर रहा, और ऑयल इंडिया में भी एक तेजी का कॉल था, लेकिन बहुत माइल्ड गेन्स नजर आए हैं आज। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन अच्छी तेजी वाला साबित हुआ है। 17,127 का हाई जरूर छुआ, वहां से सिर्फ 20 पॉइंट की दूरी पर जाकर हम टिक रहे हैं 17,107 के लेवल्स पर। वीरू जी हाँ, तो एक क्लोजिंग अच्छी है हर्षता, और इस क्लोजिंग को और इस आई थिंक परफॉर्मेंस को लीड किया आज एक बार फिर से निफ्टी बैंक ने, लेकिन निफ्टी IT आज भी बैकफुट पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर वेडनेसडे। कल सुबह मॉर्निंग कॉल में हमारा पूरा पैनल हर्षता, मैं, आशीष और नीरज जी मुलाकात करेंगे आपसे मॉर्निंग कॉल में सुबह 6:57 पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।